अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। खुश आमदीद आपको। आज तो सबके चेहरे खिलते और चहकते नजर आएंगे क्योंकि कल जो हमें जीत दी है हमारे शाहीनों ने इंडिया की सरजमीन पर, और वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का ये फर्स्ट टाइम इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है किसी टीम ने कि चेस किया है इतना टारगेट। यस, अच्छा वैसे इतना बड़ा टारगेट नहीं था, इससे पहले 400 प्लस भी रन बन चुके हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में नहीं था ना। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का पहला टारगेट है ना ये चेजिंग में, टारगेट अचीव करना, चेजिंग में ये टारगेट अचीव करने में था। और वैसे भी सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है, हमने अपनी जो एशिया कप में श्रीलंका से शिकस्त हुई थी ना, उसका बदला हमने चुकाया है, वो भी सूद समेत। नहीं, अभी तो हमने इंडिया को बदला चुकाना है, अभी नहीं। इंडिया का भी चुकाएंगे, लेकिन जो चुकाया है अभी उसका तो लुत्फ लेना, उसका तो हम पूरी लज्जत के साथ इसका लुत्फ लेंगे। और वाकई ही में जिस तरीके से, और सही कहा जाता है पाकिस्तान टीम के बारे में कि सो अनप्रिडिक्टेबल, इतनी हमारी टीम जो है अनप्रिडिक्टेबल है कि चलने पे आती है तो सबको हैरान कर देती है। पूरी दुनिया समझती कुछ है, सोचती कुछ है, और ऐसा सरप्राइज देते हैं। और सबसे ज्यादा जो चीज है, जो हमारा नया बैट्समैन है अब्दुल्ला शफीक, जिसका पहला वर्ल्ड कप का मैच फखर की रिप्लेसमेंट में अब्दुल्ला को लेकर आए हैं। एंड व्हाट अ पॉजिटिव चेंज, बहुत अच्छा ये चेंज था कि अब्दुल्ला शफीक को लेकर आए हैं। लेकिन आप ये देखिए, मैच जीतने के बाद हमारी जो पाकिस्तानी टीम है उसने कितना अच्छा एक गेस्चर दिया है कि ग्राउंड के अंदर वो तमाम लोग जो ग्राउंड स्टाफ है, जो पिचेस की तैयारी करते हैं या बॉल्स को पकड़ते हैं, उनके साथ पिक्चर्स बना रहे हैं। ये हमारे क्रिकेटर्स, बाबर आजम है, मतलब इनको हमेशा से निगलेक्ट किया जाता है, लेकिन जितने भी उस ग्राउंड स्टाफ था वो सब ने, जो हमारे क्रिकेटर हैं बाबर आजम जो कि वर्ल्ड बेस्ट क्रिकेटर है, उनके साथ जो है वो तस्वीरें बनाई हैं। अच्छा, ना सिर्फ बाबर ने तस्वीर बनवाई हैं, बल्कि शर्ट भी अपनी उनको तोहफे में दी है। तो ये एक छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं जो आपका दिल जीत लेते हैं। अच्छा, ये भारतीय लोग हैं, जो इंडियन लोग हैं। स्टेडियम में आवाजें लगी हैं मैच जीतने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले ये जो चांटिंग पाकिस्तान के हक में हुई है और इंडियन फैंस पाकिस्तान के हक में नारे लगाए हैं, वो मंजर भी जरा देखिएगा। अच्छा, इतनी बड़ी तादाद में जो चांटिंग हुई है ना, आपको पता है पाकिस्तानी शायकीन को तो वीजा ही नहीं दिए गए। Exactly. तो ये सिर्फ वहां के मुसलमान कह लें या वहां के भारतीय शायकीन कह लें, इंडियन फैंस कह लेना, जो फैंस तो हर जगह पे हो सकते हैं। तो जिस तरीके से वो, और टीम डिजर्व भी करती है, कोई भी टीम जो अच्छा खेले, मेरा ख्याल है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा भी यही होता है, उसका तकाजा भी यही होता है कि डजंट मैटर अगर वो आपके राइवल्स भी हैं, लेकिन अगर उन्हें अच्छा खेल प्ले किया है, अच्छा खेल खेले हैं, तो उनको इसी तरह ही अप्रिशिएट करना बनता है। और पाकिस्तानी टीम ने वर्ल्ड कप में एक दफा फिर से बता दिया है कि जो वार्म अप मैचेस में हम हारते रहे हैं ना, तो इसकी बेस पे आपने फैसला नहीं करना। मैं पहले सारी टीमों के कान खड़े कर दिए हैं। ये जान के हारते हैं ताकि सारी टीम्स ना इनको इजी समझे कि ये इजी पीजी सी टीम है और इसको तो हम जो है वो हरा ही देंगे। पाकिस्तान लेकिन क्या शानदार था, और स्पेशली ये जो एक पॉजिटिव गेस्चर दिया ना, मुझे तो इसको बड़ा देख के खुशी हो रही है कि किस तरह से पूरा जो स्टेडियम में एक तो पाकिस्तान के नारे लगे हैं, और जो स्टाफ है हैदराबाद के लोग तो बहुत खुश हो गए होंगे जब इन्होंने देखा होगा कि किस तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के फैंस हैं वो बहुत खुश हुए हैं। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान को अगर हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ये शायद थोड़ा बुखल से काम लेने के मुताबिक होगा। मोहम्मद रिजवान ने जिस तरीके से, वो बड़े बेचारे अनफिट भी नजर आए, उनकी टांग भी वो बार बार उसको वो कोई मसल पुल था, exactly. तो उसकी वजह से बट स्टिल नॉट आउट रहे और सेंचुरी स्कोर की तक उन्होंने, जब तक, इसीलिए उनको मैच विनिंग प्लेयर भी कहा जाता है ना, जिस तरीके से उन्होंने शानदार फतह दिलाई है। अच्छा, मैच पर तफसीलन तबसरा भी करेंगे, जितनी बड़ी ये हमारी फतह हुई है, तो मेरा तो दिल कर रहा है पूरी 2 घंटे की ट्रांसमिशन पाकिस्तानी इस टीम पर करें। बट अभी हाईलाइट्स पे चलते हैं, हाईलाइट्स के बाद दोबारा से मैच पर बात करते हैं। वर्ल्ड कप है या मैच है, कोई T20 रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, अब्दुल्ला शफीक ने भी घंटी बजा दी। भारत मैच से कब्ल, शाहीनों की शानदार कामयाबी। तालीम है ना ही रोजगार, बेटियों को क्यों समझा जाता है बेकार। 1.25 करोड़ लड़कियां स्कूलों से बाहर, 58% मुस्तकबिल को क्यों समझा जाता है बेकार। लाहौर में स्मोक से गले की खराश में इजाफा, आंखों से आंसू, नाक में जलन,
हर बुध को लगेगा मिनी लॉकडाउन। क्या पाबंदियां आलूदगी पर काबू पाने में मदद दे सकेंगी? सोने में मुश्किलात, बेखाबी की शिकायत, खवातीन जल्दी से काबू करें मामलात, क्योंकि ये आदत बन सकती है खतरनाक। और आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ की वापसी पर मीनार पाकिस्तान में क्या क्या पकेगा। तो एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान टीम की फतूहात के ऊपर नहीं, बल्कि पाकिस्तानी टीम की जो शानदार एक हिस्टोरिकल विक्ट्री है उस पर हम बात करेंगे। और वाकई ही में मोहम्मद रिजवान ने अच्छा, इससे पहले ना बड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा था स्टार्ट में कि मोहम्मद रिजवान परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, शायद बाबर आजम की दोस्ती की वजह से इनको जो है ना मैच में लेकिन मौका दिया जा रहा है। बाबर आजम ने भी कोई परफॉर्म किया नहीं है। अब बाबर आजम ने तो 12 रन बना के आउट हो उनकी खैर क्या ही बात करें। अभी हम जिन्होंने परफॉर्म किया जरा उनके ऊपर हम बात करते हैं। मोहम्मद रिजवान ने जिस तरीके से आखिरी गेंद तक हिम्मत के साथ बेचारे लड़कते उलझते, किस तरीके से अपनी वो उनके लड़खड़ाते हुए जिस तरह उन्होंने मुजाहरा किया है अपनी शानदार बैटिंग का, इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन ये देखे कि उन्होंने बड़ा कामली इसको देखा है, बड़ा स्मूथ और बड़ा कामली उन्होंने देखा है। और उनकी बैटिंग में ना आपको एक हमेशा सीरियस नज़र आती है। वो बड़ा सोच समझ के देखते हैं कि कहाँ अपना बैट घुमाना है और कहाँ नहीं। और मुझे लगता है कि बाबर आजम को भी था जो वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर का टाइटल मिला है, उसकी बहुत बड़ी एक वजह ये भी है कि उनकी पार्टनरशिप रिजवान के साथ हमेशा रही है। एग्जैक्टली ये चीज है। और दूसरी जानब अगर अब्दुल्ला शफीक की बात करें, that was a good change। जिस तरीके से जबरदस्त उस लड़के ने शानदार खेल पेश किया है। अच्छा, फिर सेंचुरी के बाद बड़ा शानदार स्टाइल के साथ उन्होंने जो है ना अपनी उनकी वर्ल्ड कप की फर्स्ट सेंचुरी को मनाया है। और ये एक बहुत अच्छा एडिशन है। उन्होंने अपनी टीम में एक जगह बनाई है। देखिए फखर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, एडिशन बहुत अच्छा है। फखर की जगह फिर अब्दुल्ला को लाए गए कि अब्दुल्ला अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर भी कुछ 50-50 चांसेस थे, डाउट में थे, क्योंकि तमाम जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट थे वो भी यही कह रहे थे कि फखर की जगह अब्दुल्ला को लेकर आए हैं, अब्दुल्ला पता नहीं परफॉर्म कर सके ना कर सके, बट ही परफॉर्म रियली वेल। इसी पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीजे सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो बताइएगा, जितनी शानदार विक्ट्री कल पाकिस्तान को मिली है, आपको लगता है कि वो तमाम टीम्स, वो तमाम नाकिदीन, वो तमाम हमारे जो राइवल्स हैं जो ये सोच रहे थे कि शायद पाकिस्तानी टीम बिल्कुल फारिग हो चुकी है, कल के मैच के बाद पाकिस्तानी टीम को अब कोई हल्का तो नहीं लेगा एटलीस्ट? नहीं जी, पाकिस्तान टीम को कोई हल्का नहीं लेता। मैंने हमेशा कहा ये हमारी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल साइड है। आप ये जीतते हुए भी हार जाते हैं और हारते हुए भी जीत जाते हैं। तो ये एक ऐसी गेम है, इसीलिए इस गेम को कहते हैं गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। और पाकिस्तान का ये पैच आता है, पाकिस्तान के पास फ्रेंचाइज नहीं है कि वो वर्ल्ड कप जीते या हर मैच जीते। वो एज लॉन्ग एज यू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, जो कि कल आपने देखी है, बड़ी कैलकुलेटेड परफॉर्मेंस थी। और पर्टिकुलरली अब्दुल्ला शफीक, ये एक नया रुकी आया है टीम के अंदर, और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसने अपने आप को कैलकुलेट करके खेला है और रिस्पॉन्सिबली और शॉट सिलेक्शन इसकी इतनी अच्छी रही है अलॉन्ग विद रिजवान, आई थिंक दैट्स एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय द टू बैट्समैन। अब हमें इस पे यहाँ खत्म नहीं होना, हमने अगले मैच पे कॉन्सेंट्रेट करना है जो इंडिया के साथ है हफ्ते को। इस पे हमने देखना है कि हम कैसे करेंगे। दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डन। दिस इज गॉन, जीत गए, वेरी गुड, हार जाते, दैट इज नॉट द इशू। द इशू इज द एप्लीकेशन टू द गेम। और इस गेम के अंदर जो श्रीलंका के खिलाफ करे 3 and 44 को मजाक नहीं है, उसको चेस करके एंड फिर आप ओवरकम करें, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स है। लेकिन वो चलेगी, अब नेक्स्ट इनिंग्स आपने खेलनी है। अब आगे क्या होगा? श्रीलंका की टीम इज नॉट कंपैरेटिवली टू इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग टीम तो नहीं है। पाकिस्तान ने इसको बड़ा अच्छा डिफीट किया। जो चेस करना था, हमने इतना टारगेट 300 प्लस, हमने उसको चेस भी कर लिया। लेकिन इंडिया की टीम इससे कई गुना बड़ी टीम है। और फिर वो जो जिस किस्म के पिचेस तैयार कर रहे हैं और कि वो उनके बैट्समैन्स को फ़ायदा देंगी, क्योंकि उन्होंने पिचेस उस किस्म की तैयार करनी है। तो आपको क्या लगता है कि यही टीम कॉम्बिनेशन के साथ हमें जाना चाहिए इंडिया के मैच में भी?
यूजुअली यही होता है कि जो आप विनिंग टीम को ही लेके आगे चलते हैं, बिकॉज वो आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन अभी हमने देखना है, देखे ना, अभी तो हमारे सिर्फ ये दो लड़के खेले, बाकी नहीं खेले। यू नो, हमारा कैप्टन जल्दी से आउट हो गया, चले अनलकी, अनयूजुअल डिसमिसल, चलो छोड़ दे, वो भी हो जाता है। बाबर नहीं खेल सका। हाँ जी, बाबर नहीं खेल सका। अब हमने देखना है कि ये जो बाकी लड़के जिन्होंने एक्चुअली ग्राउंड में आके कोई बैटिंग नहीं की है, इनके साथ हम इस हफ्ते क्या करते हैं, फ्रॉम टुडे टिल सैटरडे, क्या हम इनको एक्स्ट्रा बैटिंग देंगे नेट के अंदर? आई वुड डू दैट। कोचेस को चाहिए इनको कम से कम दो घंटे बैटिंग कराओ जिन्होंने बैटिंग नहीं की है मैच के अंदर, बिकॉज आपने इनको भी रिदम में लेके आना है, इनको भी एक फ्लुएंसी में लेके आना है, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। अब बात आती है श्रीलंका की, वहां देखो 7 दफा हमने इनको हराया हुआ है। हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड श्रीलंका का बहुत जबरदस्त है, लेकिन श्रीलंका ने अच्छी फाइट बैक किया, अच्छा स्कोर किया, लेकिन हमने उसको भी ओवरकम किया। इंडिया इज नॉट एज ग्रेट एज व्हाट पीपल से, वो भी उतने ही प्लेयर्स हैं जितने हम हैं। ये बात आती है उस दिन की अडेप्टेबिलिटी की, आपका मौसम कैसा है। अभी आपने विकेट की बात की, क्या ये अपने विकेट उस तरह ही ग्राउंड्समैन तो उनका ही है, तो वो तो वही फेवर करेगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि विकेट कैसे आती है, और आई थिंक कि हमारा जो कैप्टन है, गुड एडवाइस, ये टीम वो सिलेक्ट करे जो कि विकेट उस वक्त होगी उस विकेट के लिहाज से। बट यूजुअली आप हमेशा वही टीम खिलाते हैं जो मैच जीतती। लेकिन पीजे सर ये बताइएगा कि अब भारत के खिलाफ अगला मैच होने जा रहा है, प्रेशर भी होता है और नफ्स की गेम इसको कहा जाता है और होती भी है। तो नफ्स के मामले में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं हम अपने नफ्स जो है वो लूज़ कर जाते हैं, ओवरकम नहीं कर पाते हैं। साइकोलॉजिकली हमें कैसे मैदान में उतरना होगा? और दूसरा सर, बाबर की कैप्टेंसी के हवाले से भी ज़रा बताइएगा। जिस तरह श्रीलंका ने स्टार्ट में स्पिनर्स लगाए, फिर फास्ट बॉलर साथ साथ लगाए, कोई नज़र आती है, कोई प्लानिंग होती है ग्राउंड के अंदर, वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती है। इसको कैसे हम मीट करेंगे? देखिए, सबसे पहले बाबर की कैप्टनसी, बाबर बहुत जबरदस्त प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन उसकी कैप्टनसी जो है बड़ी डोसाइल है, प्लेसिड है, और ही इज नॉट अ कैप्टन मटेरियल एट ऑल। आपने सही कहा, आप उसकी चेंजेस देखें, हमारा अगर बॉलर 9 पे गया है, ये अफरीदी, और दूसरा वो गया कितने पे, 10 पे गया है, अगर 9 और 10 पे आपके बॉलर्स जा रहे हैं, तो दैट मींस देयर इज अ सीरियस फॉल्ट लाइन। अब इतना तो नहीं आप कर सकते कि 9 रन एक ओवर में आप खा रहे हो। उसके अंदर आप टेक्निक होता है, एंड चेंज कर दो, आप उसको कहो कि थोड़ा सा अपनी लाइन चेंज कर दे। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये कैप्टन बताता है। अब ये कैप्टन जो है, मैंने जो उसकी कैप्टनसी देखी है, बड़ी डिफेंसिव कैप्टनसी है, और पर्टिकुलरली हम जब अपने जो पहले 5-10 ओवर होते उनका हम एडवांटेज लेते नहीं। आप भाई लड़कों को बोलो जाओ खुला खेलो, जिस तरह सनात, इनका श्रीलंका का पुराना प्लेयर सनात जयसूर्या खेलता था, जयसूर्या उसे आते ही लगाता होता था, वो एडवांटेज ले जाता था फील्ड का। हम एडवांटेज नहीं लेते हैं, हम आराम से खेलते हैं। हालांकि इस पर्टिकुलर मैच के अंदर भी हम आराम से खेलें, इतना नहीं, लेकिन क्यों, श्रीलंका की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, उसकी लाइन अच्छी थी, और वो अच्छी उसने गेंदें की हैं, फर्स्ट 5-7 ओवर्स। तो उसके अंदर से ठीक है, आप यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू द बॉल इज। लेकिन दिस जो अभी आपने बात की है, इन लड़कों को बोलना है कि ये जब खेल रहे हैं, ये ना देखें कि ये अश्विन गेंदें कर रहा है या विराट कोहली बैटिंग कर रहा है या कोई और। आपने बॉल और बैट को देखना है, डोंट प्ले द नेम, क्योंकि यूजुअली यही होता है, जो नए लड़के होते हैं वो ओवरऑल हो जाते हैं। तेंदुलकर उसको देख के, इनको देख के, वो हमारे भी करते हैं, उनके भी। तो हमें सिर्फ बॉल को और बैट को देखना है, नाम को मत देखो कि पीछे से बॉल कौन करा रहा है या बैटिंग कौन कर रहा है। जो गेम है उस पर फोकस रखना है, शख्सियात की तरफ नहीं जाना। पीजे सर, हमसे बेहतर या किसी भी स्पोर्ट्स एंकर से बेहतर आप फील्ड को समझते हैं, क्योंकि आप खुद क्रिकेटर रह चुके हैं, वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, आपको पता है कि क्या स्ट्रेटेजी ग्राउंड में उतर कर होती है और किस किस्म का प्रेशर होता है। इतने प्रेशर में जो अब्दुल्ला शफीक ने परफॉर्मेंस दी है, उसको तो हम सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे उसकी परफॉर्मेंस पर? ये तो आउटस्टैंडिंग है। ये लड़का इस तरह है कि जिस तरह पाकिस्तान टीम में बहुत देर तक, जिस तरह इसकी शॉट सिलेक्शन थी और जिस कॉन्फिडेंस से इसने बैटिंग की है, अल्लाह करे इसी तरीके के साथ वो आगे जाए। और इसको ये जो कोचेस होते हैं, ये फ्लाइंग कोचेस इनको मैं कहता हूँ, इनको अब बिल्कुल नहीं कि इस लड़के की अपनी टेक्निक चेंज करो या अप्रोच या एटीट्यूड चेंज करो। जिस तरह है
उस तरह रहने दो और इसी तरीके से वो परफॉर्म करेगा। एंड आई थिंक दिस इज द टाइम कि हम पता है यूजुअली क्या करते हैं कि जो लड़का खेल रहा होता है और रन भी कर ले, थोड़ा सा तुम इधर हो जाओ, थोड़ा सा तुम, नो, जिस तरीके से खेल रहे हैं लेट हिम प्ले इज नेचुरल गेम एंड दैट इज द वे वो लड़का मैच्योर भी होगा, उसको बड़े मैच का टेम्परामेंट भी होगा। देखो ना, इतना बड़ा मैच वर्ल्ड कप का, उसने 100 कर गया इसके अंदर, व्हाट अ परफॉर्मेंस। अच्छा, तो फिर एक और चीज भी होती है ना कि हम लेबल्स लगा लेते हैं। अगर किसी ने वनडे में अच्छा परफॉर्म किया है तो उसको वनडे तक हम बाउंड कर देते हैं, T20 में मौका नहीं देते हैं, या टेस्ट में जो अच्छा खेल जाए, जैसे साउथ शकील था, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आगे भी कर रहा है, कल भी उसने बड़ा रिजवान का साथ दिया। ये भी तो एक सर हमारा मसला है कि कोई किसी अच्छे फॉर्मेट में अगर अच्छे फॉर्मेट में खेल जाए तो हम उसको वहां तक लिमिटाइज कर देते हैं। ये भी तो सर एक माइंड साइकी, एक ये सोच है हमारी टीम के अंदर। हम इसके अलावा जब कोई रन कर जाए हम उसको कप्तान भी बना देते हैं, जब कोई कुछ विकेट ले जाए तो भी कप्तान बना देते हैं। आपने इस तरह लड़कों को आगे खराब नहीं करना। मैं समझता हूँ कि बाबर हैज अ लॉट मोर पोटेंशियल। आप इसको कैप्टनसी हटाए कि आपको देखो क्या रिजल्ट्स देगा, इसका बस को प्रेशर नहीं होगा, खुला क्रिकेट खेलेगा ये इसमें बहुत टैलेंट है लड़के में। लेकिन हम क्या करते हैं, जो आपने सवाल किया है कि हम इमीडिएटली ऑल ऑफ अ सडन मिरेकल्स एक्सपेक्ट करते हैं। देखो हम जीत गए, आज हम अगर हार जाते हैं तो आज हम कुछ और बात कर रहे होते हैं, आज हम तनकीद पे तनकीद लगे होते हैं। अभी भी हमें क्या चाहिए, ड्राइंग बोर्ड पे जाके हमारी जो फॉल्ट लाइंस हैं उसको इम्प्रोवाइज करें, उसको रेक्टिफाई करो आप, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। हम तनकीद अभी भी आपसे करवाएंगे जरूर। हमारे बॉलर्स का बताइए, हमारे बॉलिंग अटैक कैसा था? आपको तनकीद करने का पूरा मौका मिल जाएगा यहाँ पर। नहीं, तनकीद ये बॉलर्स अच्छे हैं, लेकिन इन्होंने वो बॉलिंग परफॉर्म नहीं किया जो कि इनका जो आप कह लो कि जिनका स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड से दे वर फार सब स्टैंडर्ड। ये तो इस तरह की कोई काउंटी क्रिकेट या ग्लोरीफाइड क्लब क्रिकेट की बॉलिंग कर रहे हैं, इस तरह नहीं। दे नीड टू बी मोटिवेटेड। और एक और चीज जो होती है, जब आप इतनी ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं आप में स्टेलनेस भी आ जाती है, एक मोनोटनी आ जाती है। इस मोनोटनी को आपका जो कोच नहीं चेंज करता, उसको मोटिवेट करता है, मोटिवेट करता रहता है, बिकॉज एवरी गेम इज अ न्यू गेम। यार मैंने आप ही के प्रोग्राम पे कहा, ये गैरी सोबर्स जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर था, उसको जब मैंने इंटरव्यू किया तो उसने कहा कि मैं जितना मर्जी तो मुझे कह दो अच्छा प्लेयर है, लेकिन मैच से पहले 1000 दफा मैं स्किप करता हूँ, क्योंकि बटरफ्लाइज हर एक के अंदर होती हैं, वो टेंशन और वो प्रेशर हर एक के अंदर होते हैं, बिकॉज एवरी इनिंग इज अ न्यू इनिंग। तो आपने हर इनिंग को बाय इनिंग लेना है। तो हम अगर लॉरेंस में बैठ जाए, हाँ मैंने उस मैच में 100 किया था, 6 आउट किए थे, आई एम सॉरी, दैट इज ओल्ड। टॉक अबाउट टुडे, आज आपने क्या करना है और कैसे करेंगे। ये एटीट्यूड जो है और मोटिवेशन आपको मोटिवेटर लेके आता है टीम के अंदर। तो सर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर फील्डिंग को आप हमारी कहाँ रेट करेंगे? जिस तरीके से फील्डिंग, नाकिस फील्डिंग उसको कहेंगे, सिर्फ फील्डिंग नहीं कहेंगे, कैचेस छोड़े गए हैं, इतने अहम कैचेस हम लोग छोड़ देते हैं। तो क्या वजह है सर? शुरू दिन से डे फर्स्ट से लेकर अब तक फील्डिंग हमारी बहुत खराब रही है, इसकी क्या वजह है और इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? आपने देखा था ना पिछला मैच इंग्लैंड का जो इधर हुआ था, इंडिया का, विराट कोहली का एक कैच छोड़ा था और विराट देखो फिर कितने रन कर गया। आप एक प्लेयर को अगर एक लाइफ देते हो, समबडी लाइक विराट कोहली या कोई भी टॉप बैट्समैन, तो फिर देन यू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। बिल्कुल सही कहा। हमारे जो लड़के हैं ना, मुसीबत ये है कि ये बचपन से जब आते हैं तो इनको वो ये खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ये रोटियां खा रही, इससे हटा के आपको एक डाइट पे लाना है। मुझे याद है कि 2007 में आई वाज अटैच्ड टू द बोर्ड इन एन अनऑफिशियल मैनर, डॉक्टर नसीम अशरफ थे, तो हमने अरेंज किया था लड़कों के लिए कि इनकी डाइट क्या होनी चाहिए, इनको कैसे खाना चाहिए, इनको टेबल मैनर्स एंड ऑल दैट। जब आप बैठते हैं बैकवर्ड्स के ऊपर और ऑल दैट, तो आपको चूरी कांटा ये सारी चीजें आप सिखाते हो। क्रिकेट इज नॉट कि आप जाके बैट और बॉल, आप तो क्रिकेट इज अ मल्टी-मिलियन डॉलर गेम। ये तो ब्लू चिप कंपनी है इस वक्त। तो इसको आपने हर तरीके से अपने डाइट को ठीक करो। ये जो खाना शाने होते हैं ना हेवी, ये क्रिकेट में नहीं होने चाहिए। वहाँ पे तो हैदराबादी बिरयानियां खाई जा रही हैं, वहाँ पे तो मटन पुलाव और पता नहीं क्या कुछ खाया जा रहा है। मतलब कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनसे फील्डिंग और ये भागेंगे फिर?
ये किस तरह, यहाँ भाग ही नहीं सकते, कोई भी नहीं भाग सकता। वो विराट की कोई मैं भी वीडियो नहीं। देख रही थी, उसने कहा कि अगर मुझे चीट डे पे अभी भी मौका मिले तो कहीं किसी जगह की कोई पापड़ी चाट वो खाना चाह रहे थे, और वो कहते हैं इट्स बिन एजेस, मोर देन 7 years के मैंने वो टच नहीं किया, मैं सिर्फ अपनी स्ट्रिक्ट डाइट पर हूँ। उनका प्लान ये है और हमारा प्लान है कि यहाँ पर तारीफें हो रही हैं, बिरयानी बहुत मजे की थी। ये देखें, इनको कहना चाहिए हम आपको डबल बिरयानी खिलाएंगे, बस आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दो। लेकिन हाँ, शायद अगर ये लालच देना सर, वैसे आपने सर सजेशन बहुत अच्छी दी है, ये वाहिद लालच है अगर ये हम अपनी टीम को दें, बल्कि टीम को नहीं, हमारी पूरी नेशन का यही सर मामला है। आपको पता है बिरयानी पे तो जलसे और वोट पड़ जाते हैं ये तो फिर क्रिकेट है, तो ये एक चीज है जिसके ऊपर हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल हो सकती है। आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है, बिरयानी की प्लेट पे एक वोट भी आ जाता है। बिल्कुल अच्छी आपने बात की है। और यहाँ ये जो हम खाने शाने के बड़े करते हैं, छोड़ दो यार, आप क्रिकेट खेलने गए हो और क्रिकेट खेलो और इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। मैं तो ऑनेस्टली ये जब सीरीज खत्म हो ना, तब इन लड़कों को इजाजत दूं कि जाओ, तुमको को तेल बेच रहा है, को साबुन बेच रहा है, को टूथपेस्ट बेच रहा है, ये छोड़ दो, क्योंकि हमने इनको क्रिकेटर्स बनाना है, इनको मॉडल्स नहीं बनाने। ये मॉडलिंग में शुरू हो जाते हैं सारे कि कोई ये कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है। कॉन्सेंट्रेट ऑन द गेम बिकॉज यू प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। मुझे तो लगता है जिस तरीके से ये मॉडलिंग कर रहे हैं, कमर्शियल्स में आ रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में 2-4 आपके प्लेयर्स मूवीज भी करेंगे, लिखवा लें मेरे से, ये ड्रामास में भी आएंगे। पीसीबी को कहीं ना कहीं एक रेड लाइन ड्रॉ करनी होगी अपने खिलाड़ियों पर, अपनी टीम पर। वो मेरे साथ खेलता था ना, मेरे कॉलीग मोहसिन खान, वो भी फिल्मों में आ गया था। हाँ जी, तो बस सर फिर अब ये बहुत दौर दोबारा से रिवाइव होने वाला है। पीजे सर, आप तो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, फिर आप अब मूवी या ड्रामे की तैयारी कर लें फिर। नहीं आती हम आपको अच्छा, वैसे बाय द वे ये जो सहाफत है, जर्नलिज्म है सर, आजकल ये भी मूवी और ड्रामे से कम नहीं है। जिस तरीके से चेंजेस आ रही हैं और जिस तरीके से एक्शन ड्रामा इज नेसेसरी, एग्जैक्टली परफॉर्म करना पड़ता है, ये भी मूवीज और ड्रामे की सारी कमी यहाँ पे हमारी पूरी हो जाती है। हाथापाई तक तो यहाँ हो जाती है, कोई सुल्तान रही का सीक्वल चल रहा होता है अक्सर टॉक शोज में। एनीवेज, लेट्स नॉट गॉट देयर। थैंक यू सो मच पीजे सर फॉर योर टाइम, और इट वाज ऑलवेज लवली हैविंग यू। ये है जी हमारा स्पोर्ट्स का सेगमेंट, और पाकिस्तान की जो फतह का हम जश्न मना रहे हैं, वी रियली होप सो कि इंडिया के मैच में हम इससे भी उम्दा परफॉर्म करें। हारना जीतना, जब मैच के बाद दोबारा हम हाजिर हों इसी तरह जश्न के साथ शाद जाते हुए हम आपको अच्छी खबरें दें और इसी तरह हमारी टीम खेलती रहे। हमें ब्रेक पे जाना है, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जिस इशू पर हम बात करने जा रहे हैं, आज चूँकि गर्ल्स डे है, पूरी दुनिया के अंदर जो बच्चियां हैं उनका आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए स्पेसिफिकली ख़वातीन की बात नहीं, जो छोटी बच्चियां हैं जो स्कूल और कॉलेज जाना चाहती हैं, हम तो उनको वो बेसिक नीड नहीं दे सकते। हम तो घर के अंदर मर्द और औरत का जो फ़र्क है वही ख़त्म नहीं कर सके। हम तो उनके खाने पीने में अभी तक तफरीक करते हैं कि जो लड़का है उसको ज़्यादा खाने को देंगे, लड़की है तो उसको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, उसको कम खाने को देंगे। अगर कोई बाप अफोर्ड नहीं कर सकता ज़्यादा बच्चों की तालीम, तो वो लड़के को भेज देता है स्कूल, किसी सरकारी स्कूल ही भेज दे, लेकिन लड़की को कहता है कि घर का काम करो, तुमने पढ़ के क्या करना है। तो हम यहाँ तक तो अभी तक हमारी फरसुदा रसूबात में है। और अगर किसी औरत के घर, अभी पिछले दिनों की बात है जब जनरल हॉस्पिटल से तीसरी बेटी की पैदाइश पर औरत ने जनरल हॉस्पिटल की छत से छलांग लगा दी थी, क्योंकि क्या कि उसके ससुराल वालों को लड़का चाहिए था और बार बार बेटी हो रही थी। अभी तक तो हम इस किस्म की रसूमात में मौजूद हैं। 12 मिलियन के करीब ऐसी लड़कियां हैं हमारे मुल्क की जो कि स्कूल्स नहीं जा सकी हैं। 13% के करीब लड़कियां ऐसी हैं कि जो मैट्रिक तक नहीं पहुंच सकी हैं। हमारे यहाँ दिन मनाए जाते हैं, एक रस्में होती हैं, बस जिस तरह आज हम 11 अक्टूबर है और आज हम ये दिन मना रहे हैं लड़कियों का आलमी दिन। आलमी दिन मनाने का मकसद ये नहीं होता है कि सिर्फ एक रस्म पूरी करनी है, बल्कि मुल्कों को सोचना होता है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं, 58% ख़वातीन मौजूद हैं, आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं, आप यानी कि तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि उस मुल्क में जहाँ पर 58% आबादी जो है लड़कियों पर मुश्तमिल हो, ख़वातीन पर, और वहाँ पर उनको हक ना दिया जाए, उनको तालीम के जेवर से आरास्ता ना किया जाए, और फिर आप ये तवक्को करें कि आपका मुल्क तरक्की कर सकता है। आप तरक्की कर ही नहीं सकते। अब देखिए अर्ली मैरिजेस हो रहे हैं, विरासत का हक नहीं दिया जा रहा, अर्ली मैरिजेस हो रहे हैं,
घर में तशद्दुद किया जा रहा है, कुरान से शादी वनी और पता नहीं क्या जितनी फरसूदा रसूमात हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ख़वातीन को बहुत एहतराम भी दिया जाता है, लेकिन एज ए नेशन हमारी हुकूमतों की प्रायोरिटीज़ में भी ये नहीं है। इस्लाम जब कहता है कि लड़कियों को विरासत में हक दिया गया है, हम बेशुमार ये देखते हैं कि बाज़ मौक़ों पर हम देखते हैं कि ख़वातीन को विरासत में हक तक नहीं दिया। अच्छा, ये वजह ये जो मैं ये जो विरासत के हक की आप बात कर रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि कोई मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या जो गरीब बेचारों के पास तो क्या ही होता होगा, ताल्लुक ही नहीं, एक सोच है ना, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, ये एक माइंडसेट है। पढ़े लिखे लोगों को जो कि पूरा बाहर से एजुकेशन करके आते हैं, यहाँ पर उनके पास PhD की डिग्रीज होती हैं, अच्छी पोस्ट पर होते हैं और वो सब समझते हैं, एलीट क्लास की मैं बात कर रही हूँ, वो तक ना कहते हैं कि हमने अपनी बहनों को हक दिया है और ना हमने आगे अपनी बेटियों को कहना है कि अपने भाइयों से हक लें। ये मैं आपको एक ऐसे तबके की मिसाल दे रही हूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो लोग अमीर गरीब का ताल्लुक ही नहीं, ये एक साइकी है ना, एक माइंडसेट है। अच्छा, फिर उसके अलावा हम ये देखते हैं सिर्फ लड़कियों की दफ़ा हमारी गैरत भी जाग जाती है, हमारी अना भी जाग जाती है। ये गैरत तब कहाँ होती है जब लड़की बेचारी तालीम हासिल नहीं कर पाती है, उसको घर में बिठा दिया जाता है। ये हमारी गैरत और अना तब कहाँ जाती है जब एक लड़की, उसकी ख्वाहिश है कि वो इतनी अच्छी, अगर उसने तालीम हासिल की है, वो कि रोज़गार करना चाहती है, अपनी तालीम को कंस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहती है, तो वहाँ पर फिर सोसाइटी बैरियर्स, फिर खानदानी मुआशरती रसूमात आड़े आ जाती हैं। अब ये देखिए, पसंद की शादी, हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकल आप पसंद की शादी की अगर बात कर ले तो मर्द को इजाज़त है कि वो जहाँ मर्जी कर ले, लेकिन औरत जहाँ पर वो चाहती है, ज़िंदगी उसने गुजारनी है, लेकिन उसको इजाज़त नहीं है कि वो पसंद की शादी कर ले। उसके बाद ये होता है कि उसके जब तालीम नहीं दी गई, उसका एक हाथ काट दिया गया, जब उसको इंडिपेंडेंट नहीं बनाया गया कि वो अगर कुछ मसला हो भी जाए शादी के बाद तो वो खुद अपना जो है वो एक सर्कमस्टेंसेस में सर्वाइव कर सके। इंसान का ना बेसिक राइट होता है शख्सी आज़ादी, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, ये शख्सी आज़ादी उसका इस्लाम भी उसको देता है, उसका मुआशरा भी देता है। अब आप बताएं ना, पसंद की शादी की बात की है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसी जलीलुल कदर हस्ती, और जब उनका रिश्ता मांगा जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत बीबी फातिमा का, तो उसके बावजूद के हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते हैं रिश्ते की, उसके बावजूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से इजाज़त लेते हैं, उनसे पूछते हैं, उनकी रजामंदी के बाद शादी की जाती है। इस्लाम की तालीम तो हमें ये कहती है, ना तो हम ना दीन के हैं ना शायद दुनिया के रहे हैं, अब क्या होकर रहेंगे, लेकिन ये एक डिलेमा है। अब देखिए, फिर शादियों के बाद उसके बाद होता यह है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी को मारता पीटता है तो वो बर्दाश्त करती है कि क्या करेगी, पीछे जाएगी तो उसको लुक आफ्टर कौन करेगा। उस मर्द के साथ वो फिर गुजारती है अपना टाइम, अपने बच्चों को भी गुजारती है और बच्चों के लिए जो है वो मारपीट बर्दाश्त भी करती है। क्या कि ना तो उसके पास तालीम है, ना उसके पास कोई हुनर है कि वो खुद सर्वाइव कर सके, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, और ना ही ये मुआशरे से एक्सेप्ट करेगा। सोसाइटी का एक और मसला भी ये है, चाहे एक लड़की बिल्कुल बेगुनाह हो तो सबसे पहला सवाल ये किया जाता है, आखिर अगर ऐसा हुआ है तो लड़की ने ही कुछ किया होगा। तो वो बेचारी खातून जो कि पहले मजलूम होती है, वो इस वजह से खामोश हो जाती है, मुआशरे के दुख और अलम को इसलिए बर्दाश्त करती है कि उसके ऊपर दोबारा से लेबल उसी के ऊपर इल्ज़ाम आएगा। फिर इसकी सबकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ तालीम का फुकदान है। लड़कियों को अगर तालीम दिलवाई जाए, लड़कियों को अगर सही मानों में, और हमारी लड़कियों ने, हमारे मुल्क की लड़कियों ने ये साबित किया है, उन्होंने अपने आप को किसी भी मैदान में हो, उन्होंने अपना लोहा मनवाया, बताया है उन्होंने अपने आप को कि उनको अगर मौका दिया जाए तो वो वाकई ही में पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। आप देखें कि पायलट वो बन चुकी हैं, चांद पर जा चुकी हैं, लेकिन चाइल्ड अब्यूज, मोलेस्टेशन, आप ये देखिए कि एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी, एक सर्वे था जिसमें ये कहा गया था कि जो ज़्यादातर बच्चियां जो शिकार बनती हैं इंसानी हवस का, वो अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल में, अपने जो करीबी चचा ताया, उनके बेटे, अंकल, जिसके घर में आना जाना होता है, ड्राइवर्स होते हैं, उनसे बनती हैं। जो बाहर के बंदे हैं वो शायद 25% अटैक करते हैं, 75% आपके घर के अंदर से ही बच्ची के साथ ज़्यादती होती है, और फिर अगर हो जाती है तो फिर उसको खामोश करवा दिया जाता है कि आपने खामोश रहना है, किसी को बताना नहीं है, घर से ही उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। इसी पर बात करेंगे कारकुन इंसानी हकूक महविश कयानी, जो कि चाइल्ड एक्टिविस्ट भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया महविश, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। आप ये बताइएगा कि जिस तरह आज लड़कियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, आलमी दिन तो हम हर साल मनाते हैं, दिन आता है गुजर जाता है,
लेकिन बच्चियों की हालत नहीं बदली है। क्या वजह है, क्यों पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर इस्लाम भी लड़कियों को आज़ादी के साथ जीने की इजाज़त देता है, उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि क्यों अभी तक हम ख़वातीन को, लड़कियों को उनके बेसिक राइट्स तक नहीं दे पा रहे? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे मदद करने के लिए इस बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर। और जैसे कि आपने फरमाया कि जी बिल्कुल इतने सालों से हम बात कर रहे हैं बच्चियों के हकूक़ के लिए, और 2012 के बाद से ये जो है दिन भी मनाया जा रहा है। हर दफ़ा बस इसका थीम बदल जाता है, लेकिन बच्चियों की हालत वही रहती है। और जैसे कि आपने बताया कि हमारा रिलीजन भी जो है इसको प्रमोट करने की बात करता है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली चेंज भी आ रहा है, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट चेंज हमें नजर नहीं आ रहा कि हम कह सकें कि जी बिल्कुल जो बच्चियां, जिसके ऊपर आप देखें कि हमारी पॉपुलेशन का 50% डिपेंड करता है कि वो एक अच्छी हालत में अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। तो कुछ उसमें मसाइल हमारी मेरे ख्याल में कि हमारी पॉलिटिकल विल के भी हैं। जैसे आप देखें कि अब तक बच्चियों को बर्थ रजिस्ट्रेशन में ही नहीं इन्वॉल्व किया जा रहा। जब एक बच्चे के पास उसका शहरी हकूक ही नहीं है कि वो कहीं की शहरी है, तो वो आप मुझे बताएं कि किसी और किस्म के हकूक की किस तरह से इंटाइटल हो सकती हैं। वो अपने लिए एजुकेशन कैसे हासिल कर सकती हैं जब वो वहाँ की शहरी नहीं है, उनके पास कोई आईडी कार्ड या शनाख्त नहीं है। या वो देखें आप उनको फिर डोमेस्टिक लेबर में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनका कोई डेटाबेस नहीं है। फिर ऑब्वियसली आप उनकी 18 साल से पहले शादी भी कर सकते हैं। और आपको पता है कि ये सारे हकूक जब वायलेट होते हैं तो एक बच्ची की मेंटल हेल्थ के ऊपर, फिजिकल हेल्थ के ऊपर क्या असरात होते हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये तमाम मसाइल हैं और हमें इसी के साथ साथ खासतौर पे एजुकेशन के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। जैसे कि देखें नेपोलियन ने क्या खूब बात कही थी कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो तो मैं तुम्हें पढ़ा लिखा हुआ मुआशरा दूंगा। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप एक बच्ची की एजुकेशन में जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो सिर्फ एक बच्ची नहीं पढ़ती है, वो पूरा का पूरा खानदान, वो पूरा मुआशरा वो तालीम याफ्ता हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक लड़की ने, एक बच्ची ने जब वो माँ बनती है तो उस पूरे घर को लेके चलना होता है। लेकिन आप ये देखिए महविश, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और हम जो आवाज़ उठा रही हैं कोई आर्ट से तो नहीं, ये वुमेन राइट्स पर बात उठ रही, बच्चियों की एजुकेशन पे बात उठ रही। हर साल इस दिन को मनाते हैं, हर साल हज़ारों तरह की वॉइसेस उठती हैं, फिर ना कोई इंसिडेंस हो जाता है तो भी आवाज़ें बुलंद होती हैं, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं है, एंड रिजल्ट नहीं है। हमें अगर ओरिएंटेड नहीं, एग्जैक्टली अगर आप पिन पॉइंट कर सकें कि इशू कहाँ पर है, क्या वजह है कि हम इसकी तरफ कोई सीरियस नहीं है। जी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें ऑब्वियसली पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, और साथ में जितने भी वायलेशंस के बारे में मैं बात कर रही हूँ इनके ऊपर हमें ऐसे हकूक, सबसे पहले इन हकूक के लिए हमें कानून बनाने की ज़रूरत है और इसकी अमल दरामद बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन को जब हम लैक कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली फिर वहाँ पे मसाइल शुरू हो जाते हैं। जब हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल जो है मानने लग जाएंगे कि हाँ ये जो ख़वातीन हैं हमारे शाना बशाना काम कर सकती हैं और हमारी जो है पूरे मुल्क की जो है तरक्की में अपना जो है किरदार अदा कर सकती हैं और हमें इनके हकूक हमें मुहैया करने हैं, तो तब मेरे ख्याल में हमें चेंज नज़र आएगा। जब तक हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे और हम जो है इसके लिए काम नहीं करेंगे तब तक कोई फर्क हमें नजर नहीं आएगा। सॉरी टू से, शायद आप इसी तरीके से अगले साल भी मुझे बुला रहे होंगे या किसी और को बुला रहे होंगे और हम फिर से किसी न अच्छा महविश, एक मसला तो ये भी है ना कि जो लड़कियों के राइट्स की बात करती भी हैं, जो एनजीओ, जो तंजीमें हैं, उनके अपने भी वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं। राइट्स की बात करते करते कहीं वो उनके पर्सनल राइट्स की बात पे आ जाती है, पर्सनल एजेंडाज आ जाते हैं। तो वो जो लड़कियों के, ख़वातीन के रियल इश्यूज जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ना तो वो चीज़ें उनके स्लोगन्स में नज़र आती हैं, ना वो चीज़ें प्रैक्टिकल उनकी फॉर एग्जाम्पल चीज़ें अंडर द कारपेट धकेल देते हैं और कभी कभी वो जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको प्रमोट नहीं करते, जो जेन्युइन इश्यूज हैं वो एड्रेस ही नहीं हो पाते हैं। जी जी, मैं इसी के ऊपर बात करना चाह रही हूँ कि जैसे आपने बहुत अच्छी पहले ही बात की कि बहुत सारी चीज़ें, तो खास तौर पे जो अगर औरत मार्च में भी लोग डिमांड कर रहे हैं तो वो हमारे इस्लाम के साथ भी रिलेट कर रही होती है। तो एटलीस्ट हमें उन पॉजिटिव चीज़ों को पिक कर लेना चाहिए और मैं बिल्कुल ऐसी चीज़ों को कमेंट करती हूँ कि आपको जो है वो इस तरह के हकूक की डिमांड नहीं करनी चाहिए जिससे जो चीज़ें एड्रेस होनी चाहिए वो भी जो है धकेली जाए और उन ख़वातीन, यही तो मसला है, जो चीज़ें होनी चाहिए वो होती नहीं हैं और मार्च के नाम पर, औरतों के, ख़वातीन के इश्यूज़ के नाम पर ज़ात तस्दीक की तकमील होती है। बहुत शुक्रिया महविश आपका। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक लेनी है, हाल होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक अहम इशू पर बात करने जा रहे हैं। आपको पता है कि जैसे ही सर्दियों की आमद है, लेकिन उससे पहले
हम फॉग समझ के स्मॉग में सांस ले रहे होते हैं और वो स्मॉग हमारे लंग्स को इतना डैमेज कर देता है कि इंसानी ज़िंदगी जो है वो तकरीबन 5 साल कम हो जाती है उसका ड्यूरेशन। ये इतनी ख़तरनाक है। अगर आप स्मॉग में सांस लेते हैं 1 घंटा तो वो 100 सिगरेट्स की डब्बी जो आप ख़त्म करने के बराबर होती है। ये इतना अलार्मिंग है। और लाहौर आलूदा तरीन शहरों में टॉप पर आता है, हमेशा सरे फहरिस्त आता है। बिल्कुल, इसी पर बात करने के लिए निगरान सूबाई वजीर बैरिस्टर असफर अली नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। सर ये बताइएगा, अब ये तजावीज़ सामने आ रहे हैं कि हर बुध को एक मिनी लॉकडाउन होगा स्मोक की सूरत हाल को सामने रखते हुए। आपको क्या लगता है सर, पंजाब हुकूमत करने क्या जा रही है इस वक्त? ये तो सर अपना ज़रा इस हवाले से बताइएगा, क्या इक़दाम किए जाएंगे इसके हवाले से? देखिए, वज़ीर आला जो है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है कंसर्न है और खास तौर पे इसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी हुई है। इसकी वजूहत ये है कि ये स्मोक का एक ऐसा इशू है जो कि पहली बार नहीं है, बल्कि लगातार जो है कई सालों से ये इशू हम देखने को हमें मिलता है। आपसे बच्चे बीमार हो जाते हैं, लोग बीमार होते हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि खास तौर पर जो उनका एस्थमा का इशू है, लोगों के जो है वो प्रॉब्लम काफी बढ़ जाती है। हुकूमत ने बड़ा अच्छा इकदाम किया है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू होता है वो ये होता है कि जो AQI है, बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, वो वीक डेज के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वीकेंड के ऊपर कम होती है। इसको बड़ा गौर से स्टडी किया गया। अब इसको स्टडी करने के बाद जो चीफ मिनिस्टर साहब है उन्होंने ये फैसला किया कि हफ्ते के अंदर, और फिर सारी काबीना ने, कि पूरे वीक के अंदर जो है वो अगर बीच में ब्रेक दे दिया जाए, जैसे वेडनेसडे का दिन का तयन किया गया है कि स्कूल जो है उनको छुट्टी दी है कि वो ऑनलाइन काम करें जिस तरह कोविड में करते थे। ना सिर्फ ये बल्कि उसके अलावा जितने भी कारोबारी मराकज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ये सारे जितने भी ये सारे घर से काम करें, ताकि जितनी भी गाड़ियां हैं और ये जो सड़कें हैं इनके ऊपर जितना कार्बन इमिशन है ये कम हो। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा हमारे AQI के अंदर। असल चीज है कि AQI को गिराया जाए ताकि एयर क्वालिटी जो है वो बेहतर की जाए। अब इसके अंदर तो स्मोक जो है इसके 2 किस्म के मामला हैं। एक तो ये है कि इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज होती है जो हुकूमतों को पिछली लेनी चाहिए भी थी और आज मजीद लेनी चाहिए, जब मालूम है कि एक इशू है कंटिन्यूसली। और दूसरा जो है वो इस वक्त हमें फौरी तौर के ऊपर जो है, आपको पता हमारा केटेकर सेटअप है, वी हैव टू टेक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज के ऊपर बहुत तेजी से काम किया गया। एक तो ऑनलाइन स्कूल्स में आपको जल्दी से बता दूं कि ऑनलाइन स्कूल जो है और सारे जितने भी वर्किंग स्टेशंस हैं, प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वेडनेसडे को छुट्टी करेंगे, इससे AQI नीचे आएगा। दूसरा, जितने भी ट्रेडर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप वेडनेसडे को काम ना करें बल्कि उसको बंद करें, और अगर आप चाहें तो अपने कारोबारी मराकज जो है वो इतवार को खोल लिया करें। तीसरा जो है वो ये है कि इसके अंदर इंडस्ट्रीज जो है उनके ऊपर क्रैकडाउन किया हुआ है, खास तौर पर पे FIR काट रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं। वो तमाम इंडस्ट्री जो स्मॉग जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। स्टबल बर्निंग जो है ये एक बड़ा मेजर इशू है कि किसान जो आजकल जो है ना चावल की कटाई हो रही है, ये कटाई करने के बाद जो है अपने फसलों को आग लगा देते हैं। इससे बहुत ज्यादा जो है वो स्मॉग के अंदर कंट्रीब्यूशन होती है। सबसे मेजर फैक्टर है कि स्टबल बर्निंग जो है इससे सबसे ज्यादा ये स्मॉग में कंट्रीब्यूशन होती है। इसकी एक मेन वजूहत और है जो लोगों को जिसका मालूम नहीं सर, भट्टा है ये जो किसानों वाला आपने बताया है उसमें भी ऐसा होता है। I mean, हमें इतना तो पता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं कहाँ, इशू कहाँ से ये सब हो रहा है। मैं चाहूँगी क्विकली आप ये बता दें कि फिर जो फसलों की बकाया जात है उसको ख़त्म करने के, क्योंकि उन्होंने अगली फसल भी तो बीजनी है ना, तो फिर उसके लिए हुकूमत की जानिब से क्या सोल्यूशन दिया गया है? ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी दैट मच एक्सपेंसिव कि जो भट्टा मालिकान है वो उसको उसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। 1 डे का लॉकडाउन, इज दैट इनफ फॉर द स्मॉग? देखिए, एटलीस्ट वी शुड हैव टेक अ स्टार्ट। द रीजन बीइंग कि इसका हमारा जो इस वक्त जो है वो लाहौर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के अंदर आया हुआ है। तो कहीं से तो शुरुआत लेनी है। ये सारे वो इकदाम हैं जो फौरी तौर पर इकदाम लेने 2 महीने के लिए, ताकि इससे हमारा AQI नीचे आए। इसके अंदर एक मेजर जो रीजन है वो ये है कि जो इंडिया की तरफ भी ये सारी स्टबल बर्निंग होती है, ये सितंबर और अक्टूबर के बाद से जो हवाएं हैं वो बेसिकली जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये पहले लाहौर की तरफ से हवा जो जाती है, उल्टा अमृतसर की तरफ से हवा जो है वो लाहौर की तरफ आना शुरू हो जाती है। ये भी एक बड़ी मेजर कंट्रीब्यूशन करती है। ना सिर्फ ये बल्कि जो ट्रांसपोर्ट है, आपको हैरानगी होगी
कि पिछले 5 दिन के अंदर एक ऐसा रिकॉर्ड कायम हो गया कि पूरी ट्रांसपोर्ट के महकमे की जितनी भी हमारी पब्लिक सर्विस वैन वगैरह इनकी इंस्पेक्शन वगैरह में 31,000 गाड़ियां चेक हुई है 4 दिन के अंदर। लेकिन सर इस सब में सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी हुकूमत को, निगरान हुकूमत को रियलाइजेशन है इस अहम इश्यूज को। सबसे अच्छी चीज ये है, वरना माजी में हमने देखा है ये तरजीहात का हिस्सा ही नहीं था, इसका आने वाली नस्लों की बका से ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। लेकिन ये चीज अच्छी है कि इसको अगर चले मिनी लॉकडाउन हाईकोर्ट फिर इस पे लिया है और प्लस हम लोग जो फॉरेस्ट है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। मियाँ बाकी टेक्नोलॉजी के जरिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, हर घर के अंदर नेसेसरी कर दें कि वो पौधे लगाएं, क्यों नहीं स्मोक खत्म? यही वक्त का तकाजा भी है। हम हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जरा सियासी मंजरनामे की बात करें तो मियाँ साहब की वापसी से पहले ही सियासी हलचल में इजाफा हो गया और मियाँ साहब के जो करीब तरीन एलाए हैं, जो करीब तरीन इत्तेहादी हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिन्होंने हर मुश्किल मौके पर, हर मुश्किल वक्त में मियाँ साहब की डूबती नाव को सहारा दिया है, तो उनमें अब इख्तलाफात जो है ना बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब की वापसी से पहले मेन्यू भी डिसाइड हो चुके हैं कि मियाँ साहब वापस आएंगे तो मेन्यू क्या होगा, दस्तरखान क्या होगा। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी है। अभी तो खैर वो सऊदी अरब चार्टर तैयारा बुक शुक हो गया है, वहाँ से वो सऊदी अरब जाएंगे, सऊदी अरब में उम्रा अदा करेंगे। उसके बाद वापस जब वतन आएंगे तो बड़ा एक्टिव और बड़े प्रोटोकॉल से जो भी वर्कर नवाज शरीफ को वेलकम करने के लिए आएगा। अच्छा बजट है करोड़ों रुपए का, जैसे राउंड टेबल पर वलीमे का कोई 5 स्टार होटल में फंक्शन हो रहा होता है, उस तरह से जो वर्कर है उनको सर्व किया तैयार है, खाना भी, टेबल भी उसी तरह, वलीमे का पूरा इंतजाम मौजूद है। बस कोई लड़का लड़की मिलन को चाहिए कि जो उनके वर्कर्स हैं ना, जो उनके कवारे वर्कर्स हैं, उनको वहां पे इनवाइट करे, उनका फंक्शन भी उसी उसमें। अच्छा वो जो खाने के बॉक्सेस, मेन्यू सब चीज खाने के को सामने रख के में 50,000 बॉक्सेस तैयार किए गए हैं जिनके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई गई है, जो बॉक्सेस उन्हें खाने के लिए दिए जाएंगे। 50,000 कहा तो 8-10 लाख कहा गया। अरे भाई इनिशियली 50,000 कहा गया है ना। आपको कंफर्म है 50,000 लोग आ जाएंगे? नहीं, मियाँ साहब अगर आ रहे हैं इतने, अगर इतने भी नहीं आते हैं तो फिर तो पीएमएलएन को, और वैसे ना पीएमएलएन आवाम को बाहर निकालने के हवाले से बड़ी उनमें महारत है, वो जानती है, ये गुर जानती हैं कि कैसे खाने की लालच देके आवाम को निकालना। वो परसों वो देख रहा था, आता तारड़ साहब तकरीर कर रहे थे और बड़ा वो मियाँ साहब का तारीखी जो उन्होंने, जो जाहिर बात है पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था तो उसका वो जिक्र कर रहे थे। तो अचानक से उनके साथ वाले जो मेजबान थे जिन्होंने जलसे को ऑर्गेनाइज किया हुआ था, उन्होंने माइक पकड़ा, उन्होंने कहा कि ठहरे अभी जाना नहीं है, खाने का इंतजाम मौजूद है। वो इतनी अहम बात हो रही, मियाँ साहब की जो अचीवमेंट गिनवाई जा रही थी, तो फिर यही चीजें हैं। तो इस पे देख के लगता तो है कि मियाँ साहब वापस आएंगे तो ये तमाम लवाजिमात तो साथ होंगे। तो जनाब जो डब्बे हैं उनको अब तकसीम भी किया जाएगा, भगदड़ ना मचे, बड़े अच्छे से हो जाए। प्लीज चलो, हमारी आवाम को खाना खाने को तो, अच्छा खाना खाने को तो मिलेगा, लेकिन डिपेंड ये करता है कि क्या वो खाना खाने के बाद वो तमाम लोग जो वहाँ पर आएंगे वो वोटर बन जाएंगे और नवाज शरीफ को वोट कास्ट करेंगे। क्योंकि हमारी पीडीएम की गवर्नमेंट ने जो किया है उसके बाद तो आवाम का बुरा ही हाल है और जलसे करते हुए भी सब डर रहे हैं। लेकिन बैक टू द स्टोरी, जो फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की आपस में लड़ाई का जिक्र आप कर रहे थे, इख्तलाफात बहुत ज़्यादा जो है ना वो गर्दिश में है। मुझे अब लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान हमेशा, आपको पता है वो भी बड़ी मुफाहमत की सियासत करते हैं, हमेशा पावर ग्रुप के साथ होते हैं, तो शायद अब वो जरदारी साहब की तरफ जाए। नहीं, असल में ये कोई नई चीज़ नहीं है। इलेक्शंस जब आते हैं तो फिर एक दूसरे के मुकाबिल तो लड़ना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें तो होंगी। बट फिर भी अब सियासी मुस्तकबिल क्या होगा पीएमएलएन का और बाकी इनकी इत्तेहादी जमातों का, इसी पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर बताइएगा होने क्या जा रहा है? मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, मेन्यू भी सामने डिसाइड हो चुका और बड़ी 5 लोगों की राउंड टेबल और फिर खाना भी उनकी दहलीज पर टेबल पर ही प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारे लवाजिमात तो हो जाएंगे, लेकिन जिनके लिए सब कुछ किया जा रहा है, आपको लगता है कि हालात ऐसे हैं, सियासी मोमेंटम ऐसा है कि वर्कर्स आएंगे मियाँ साहब को? अच्छा, वैसे जैसे खाने का मेन्यू है ना, मुझे लगता है मीर साहब के एक सहाफियों के लिए अलग से टेबल जरूर होना चाहिए, जहाँ होगा, लाजमी होगा जहाँ पे वो बैठ के नवाज शरीफ की तकरीर को सुने और खाना एंजॉय करें। साहब के खाने बहुत मशहूर हैं लेकिन ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मेहमान नवाज बहुत अच्छे हैं
राइट। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो बातें उनके बारे में मशहूर हैं कि वो सिरी पाए खाते हैं, या ये खाते हैं, या वो खाते हैं, ये अब उनका टेस्ट नहीं रहा है, वो चीज़ें नहीं खाया करते और वो लिहाज से खाया करते हैं। वैसे बेनज़ीर बहुत खाती हैं, बहुत कम लोगों को इल्म है। हमने उसे पब्लिक मीटिंग में इस तरह प्लेटें भर भर के खाते देखा है कि हैरानी होती है। तो ये खाना खाने का जो मजाक है ये तो छोड़ दे। देखें ये है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं तो उसके नतीजे के तौर पर यहाँ सूरत क्या पैदा हो। देखिए नवाज शरीफ का आना इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस मुल्क में जमहूरियत रहना है तो एक ऐसी कुव्वत का पंजाब में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है जो सन 18 से पहले पंजाब की असल कुव्वत थी और वो नवाज शरीफ थी। और उस कुव्वत को हटाया गया था इसलिए कि वो ख़तरा थी एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट उन्हें इसलिए कबूल करने को तैयार है कि उससे ज़्यादा ख़तरनाक एक कुव्वत पैदा हो गई है जो एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रही है, जिससे पीटीआई की कुव्वत है, तो ये एक गोया एक ऐसी सूरत हाल होगी जो मुल्क के लिए बेहतर होगी, इलेक्शन के लिए बेहतर होगी। ये इस बात का ऐलान होगी कि अगर नवाज शरीफ कोई एक जो नाम तो है ना कि वो आएगा तो बड़ी तब्दीली आएगी, हालांकि लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ के अंदर भी अब वो ताकत नहीं रही, वो कुव्वत नहीं रही कि वो इतने वोट खींच सके पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से, कि एक कुव्वत बन के वो चैलेंज कर सके पीटीआई को। लेकिन अगर कुछ कुव्वत बनती दिखाई देगी तो उसके नतीजे में बहुत कुछ तवक्कुआत पैदा होती हैं। कुछ लोगों को शायद इलेक्शन में ना हिस्सा लेने दिया जाए, या वो ना हिस्सा ले सकें, या वो ना हिस्सा ले पाएँ, कुछ भी कह लीजिएगा। तो ऐसी सूरत में एक ऐसा एक बंदोबस्त हो सकता है। आमतौर पर हमारे ये इदारे सोचा करते हैं कि एक हंग पार्लियामेंट बन सकती है या कोई ऐसा नक्शा बन सकता है। बाकी रही बात कि फजल रहमान साहब की लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं होती। फजल रहमान अब हर ज़माने में अपनी सियासत अलग करते हैं। याद है आपको MMA के ज़माने में फजल रहमान किस तरह बिल्कुल डटे हुए थे और जमहूरियत के चैंपियन के तौर पर उन्होंने सब पार्टियों को साथ लिया था और आखिरी वक्त में डिच कर गए थे और बाइकआउट की बजाय इलेक्शंस कर लिया था। मुशर्रफ को वोट दे दिया था और एक अजीब सूरत थी। उनके वालिद का भी ये रवैया था, मुफ्ती महमूद साहब का और एक हमारे फजल चीमा साहब के, दो आदमियों के वोटों से जो यूब खान थे वो तरमीम जीत गए थे, जिसकी वजह से वो बहुत कुछ कर सके जो नहीं कर पाए थे, और ये माहिदा खाना काबा में हुआ करता है। तो ये इन सियासतदानों की आप जो एक हमें नक्शा नज़र आता है, सूरत नज़र आती है, गनीमत है कि ये लोग बेहतर किस्म के सियासतदान हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि ये आइडियल किस्म के सियासतदान है तो ऐसा नहीं है। अब दुआ सिर्फ यही कीजिए कि ये जैसे गनीमत सियासतदान है इनके ज़रिए से जमहूरियत की गाड़ी चल पड़े और जमहूरियत का कोई ऐसा नक्शा बन पाए जिस नक्शे के ज़रिए से पाकिस्तान जमहूरियत से ज़्यादा अभी इकोनॉमी की सिचुएशन बेहतर करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं और उन्हें एक कबूल कर लिया जाता है अवाम की जानिब से भी और मुक़्तदर हल्कों की जानिब से भी, हमारा इकोनॉमी का बुरा हाल है, अवाम महंगाई से बिल्कुल पिस रही है, तो शहबाज शरीफ तो कुछ नहीं कर सके। व्हाट डू यू थिंक कि नवाज शरीफ शायद अपने जो उनके पर्सनल रिलेशंस हैं सऊदी अरब से, UAE से, टर्की से, तो शायद कुछ बेहतर हो सकेगा मामलात। और दूसरा ये कि मीनार पाकिस्तान जो जगह चूज़ की गई है, भर सकेंगे वो मीनार पाकिस्तान को नून लीग? देखिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है मीनार पाकिस्तान को भरने का, लेकिन ये चैलेंज उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा, चाहे उन्हें गाड़ियां बढ़ के लोगों को पूरे पंजाब से लाना पड़े या क्या करना पड़े। लेकिन हम असेस करेंगे नवाज शरीफ को कितना लाहौर बाहर निकला है और कितने लाहौर के लोग वहाँ मौजूद हैं और कितनी लाहौर की ताकत वहाँ मौजूद है। उसमें कई बातों पर हैरानी होती है, मसलन साद रफीक को जो कि लाहौर के बहुत से एक हिस्से के लोगों को निकाल सकते हैं, उनको पिंडी में ड्यूटी लगा दी गई है। तो अगर तो ये सोचते हैं कि खोखरों की मदद से लाहौर को भरेंगे मीनार पाकिस्तान को, तो मेरे ख्याल में ये गलती होगी और ये गलती मेरे ख्याल में मरियम कराएगी। ऐसा नहीं इन्हें सोचना चाहिए, इन्हें लोगों को यहाँ इकट्ठा करना चाहिए, अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहिए। और ताकत के मुजाहरे का मतलब ये नहीं कि वो वोटर पैदा करेंगे, ताकत का मुजाहरा का मतलब ये है कि एक इमेज पैदा होगा, एक तस्वीर ऐसी नज़र आएगी कि नवाज शरीफ अब भी ताकत है। और अगर ये तस्वीर पैदा हो गई तो शायद कुछ इलेक्शन इस तरह, मैं यही कहूँगा कि मैनेज कर लिए जाएँ या इस तरह की शक्ल बन जाए कि उसकी सूरत में आप अपनी इकॉनमी को देख सकें। इकॉनमी इसलिए बेहतर नहीं होगी कि नवाज शरीफ के ताल्लुकात जो हैं सऊदी अरब से अच्छे हैं या फ्रांस से अच्छे हैं,
बल्कि इसलिए है कि नवाज शरीफ के ज़माने में कुछ जो वादे किए गए थे, चीन से किए गए थे, दूसरे ममालिक से किए गए थे, सऊदी अरब से किए गए थे, इवन IMF से किए गए थे, उनको ऑनर किया गया था, उनको पूरा किया गया था। दुनिया गालबन इस, लेकिन नवाज शरीफ के साथ ही एक प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ ज़्यादा चीन की तरफ माइल हैं बनिस्बत IMF या दूसरे इदारों की तरफ माइल होने के। इसलिए लगता है कि इंटरनेशनल जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो कहीं साजिश ना करे। उस साजिश का तोड़ यही है कि इस वक्त हमारी फौज का रुझान भी ऐसा लगता है कि वो चीन की कुव्वत को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। उसके साथ अगर एक सियासी कुव्वत भी मिल जाएगी तो मेरा ख्याल में ये जंग ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर सियासी कुव्वत मगरब की ताकतों के साथ और इंटरनेशनल निज़ाम के साथ ज़्यादा अलाइन करेगी तो अकेली फौज या अकेली हमारे आर्मी चीफ जो है वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अच्छा मीर साहब, सबका मिलकर बिल्कुल मीर साहब ये बताइएगा, अब के जो मियाँ साहब वतन वापस लौटेंगे, ये वही मियाँ नवाज शरीफ होंगे जो यहाँ से बाहर गए थे, जिन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, अपने वोट के बयानिए की बात की थी, एहतसाब की बात की थी? या आपको लगता है कि जो 21 अक्टूबर को मियाँ साहब आ रहे हैं ये बिल्कुल नए और बदले हुए मियाँ नवाज शरीफ होंगे? देखिए, पाकिस्तान बहुत बदल चुका है। जब मियाँ साहब गए थे तो मियाँ साहब का यहाँ बिल्कुल तूती बोलता था, 2/3 मेजॉरिटी उनके पास थी। आपने उनको निकाला और कैसे मुकदमे में निकाला, इंसाफ का आपने गोया बीज मार दिया इस मुल्क में, और एक ऐसे मुकदमे में निकाला जिस मुकदमे की कोई तुक नहीं बनती थी, और उसके बाद आपकी अदलिया संभल नहीं पाई और अदलिया का वकाल बहाल नहीं हो पाया। इस वक्त लगता है कि आपकी अदलिया का वकार भी बहाल होने के साथ आगे बढ़ रहा है। काजी फायजी सब कोशिश कर रहे हैं। अगर जो पुराने जजेस जो मौजूद हैं, मुनीब अख्तर और एजाजुल हसन वगैरह, वो जो जिन्होंने फैसले दिए हुए हैं, वो आज भी वही उसी तरह के कमेंट्स दे रहे हैं जिस तरह के माजी में फैसले देते आए हैं। ये अपनी जगह दुरुस्त है। अदलिया का वकार कुछ बेहतर होता दिखाई देता है। इस वक्त लगता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट या फौज जो है वो एक बेहतर रोल में दिखाई देती है। वो चाहती है पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त हो। उन्होंने कई मनसूबे ही बना रखे हैं। मजीद ज़मीन का जो मनसूबा है कि ज़मीन को किस तरह कंट्रोल, उसका एक तो नज़र आ गया है। इस वक्त आपकी कपास की फसल को जब सुंडी पड़ने का खतरा हुआ था और एक बहुत बड़ा खतरा था, तो ड्रोन के ज़रिए से और गोया मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए से आपने उसका सुराग लगाया और उसकी बेखनी की, जिसके नतीजे में इस साल कपास जो है 10 साल के बाद पंजाब में पहली बार इतनी ज़्यादा पैदा हुई है जी। वो लोग कहते हैं, बम्पर क्रॉप जो कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि टेक्सटाइल की सनत अपने पांव पर खड़े हो जाएगी। वरना आप कपास बाहर से मंगवाते थे। पहले ये था कि आप धागा भी बाहर बेचते थे, जी, आप कपड़ा भी बाहर बेचते थे, आप कपड़े से सिले हुए गारमेंट्स भी बाहर बेचते थे, और आप कपास भी बाहर बेचते थे। अब ये हालत थी कि आप अपनी जरूरतों के तहत कपास भी पूरी नहीं कर पाते थे। इस बार बेहतर हुआ है, अगरचे वो कहते हैं कि हमें अपनी रिसर्च करनी है, अपने बीज को बेहतर बनाना है। इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट के साथ तावन करके कुछ प्लान बनाया जा रहा है। अगर इन तमाम कामों पे कुछ काम होगा संजीदगी के साथ, और मेरे ख्याल में ये संजीदा काम नवाज शरीफ, मैं नहीं कहता कि ये सारे सियासतदान अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन नवाज शरीफ इन सबसे बेहतर है इस लिहाज से। मॉडिफिकेशन आनी चाहिए है। मीर साहब, आपको लगता है कि अगर चेयरमैन PTI जेल में ही रहते हैं, उनका भी एक वोट बैंक तो है ना बहरहाल, तो उनके बगैर इलेक्शंस अगर करवा दिए जाते हैं तो फिर क्या कबूल कर लिया जाएगा, जो इलेक्शंस होंगे उसको फ्री एंड फेयर तस्वुर किया जाएगा? देखिए, वो जेल से बाहर हों, जो जेल के अंदर हों, इलेक्शन आमतौर पर एक तबके ने कबूल नहीं करने। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, क्या स्टेट को उन्हें छोड़ देना चाहिए? कौन से ह्यूमन राइट्स ये कहते हैं अगर 9 मई के वाक़यात ठीक हैं, अगर ये सारे जो बात है सीक्रेसी एक्ट को वायलेट किया गया है, अगर ये ठीक है कि ये आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश थी, अगर ये बात ठीक है कि हमारे सिक्योरिटी इदारों पर अटैक किया गया है, अगर ये बात ठीक है कि फौज के अंदर बगावत कराने की कोशिश की गई है और ये बात साबित कर दी जाती है, तो क्या ख्याल है कि इस बात को छोड़ दिया जाए? अगर स्टेट इस बात को छोड़ देती है तो स्टेट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। ये पाकिस्तान में स्टेट नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहती, बस एक हैच फौज सा एक सिस्टम है जिसके जरिए हम चल रहे हैं। तो चनाचे इस आपको ये कहना कि उनका बाहर आना इवन क्या वो मैदान को बराबर की सतह पर लाने के मुताबिक होगा, दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये मैं कहता हूँ डिले कर दिया गया है। अगर ये मुकदमात दुरुस्त हैं तो इस मुकदमात पर कार्रवाई, ट्रंप को छोड़ा जा रहा है,
अब जो बाइडेन है उसके खिलाफ पुराना केस निकला है, अंदर कर दिए गए हैं, बिल्कुल। वो ये कोई रियासत नहीं छोड़ा करती, ना छोड़ना चाहिए। दुनिया में कई मिसालें ऐसी मौजूद अच्छा, लेकिन मीर साहब सर, यहाँ पर सवाल ये है कि अगर फर्ज करें किसी भी वजह से जो हालात नजर आ रहे हैं, पीटीआई पर पाबंदी लग जाती है या चेयरमैन पीटीआई बाहर नहीं आ पाते हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में जो पीटीआई का वोट बैंक होगा उसका फ़ायदा किसको होगा? पीपल्स पार्टी को होगा, पीएमएलएन को होगा, जेयूआईएफ को होगा? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उसको कैश करवा सकती है? लेकिन मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता कि मुनसूबा साजों ने क्या मनसूबा बना रखा है। पीटीआई को बैन नहीं किया जाएगा। अच्छा, वो चेयरमैन को हो सकता है नाअहल कर दिया जाएगा या चेयरमैन इलेक्शन में हिस्सा न ले सके। बल्ला भी शायद मौजूद होगा, लेकिन बल्ले के लिए टिकट लेने वाला कौन होगा, या टिकट लेकर भाग जाने वाले कितने होंगे, या इसकी सूरत में ये कि उनको कितने वोट पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे। अच्छा, क्या ये फेयर प्रैक्टिस होगी? नहीं, फेयर प्रैक्टिस नहीं होगी। लेकिन क्या ये पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में आप इसकी तवक्को नहीं करते हैं। आप इसी सूरत में एक इलेक्शन होंगे। इलेक्शन तो देखो अफगानिस्तान के कबूल करते रहे हैं। अगर मगरब का मूड होगा तो हमारे इलेक्शन हर तरह के कबूल कर लिए जाएंगे। हमें वो नहीं करनी धांधली कि साफ नजर आए कि पोलिंग स्टेशन पर धांधली हो रही है, लेकिन जिसे पोल रिगिंग कहते हैं उसका तो इम्कान हर वक्त मौजूद रहता है हम जैसे मुल्कों में। आप रिगिंग तो नहीं मैं कहता, लेकिन इस बात को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, लेकिन इस बात को मैनेज करने की कोशिश की जाएगी कि अगर इमरान खान इलेक्शन नहीं भी लड़ते तो उसका वोट बैंक जो है वो डिवाइड हो। 2-3 पार्टियां तो बन गई हैं, कुछ वो ले जाएगी, कुछ जो उनकी अपनी पार्टी है थोड़ा बहुत हिस्सा उसके हिस्से में आ जाएगा, और कुछ ये मुस्लिम लीग ले जाएगी। ये हंग पार्टी पार्लियामेंट का एक कॉन्सेप्ट है, उभरेगा, उसको मिला के चलाने की कोशिश की जाएगी। शोर तो फिर भी मचेगा, शोर तो अगर वो बाहर भी होंगे तो मचेगा, अंदर भी होंगे तो मचेगा। नवाज शरीफ नहीं था तो भी मचा, लेकिन पिछली बार नवाज शरीफ नहीं था, उस पर पाबंदी थी, उसके पार्टी चेयरमैन होने पर पाबंदी थी, उसने सेनेट की जो टिकटें दी थी वो टिकटें कैंसिल कर दी गई थी। जिस तरह की सूरत पैदा की गई सबने, उसके बावजूद भी नवाज शरीफ ने बहुत अच्छी सीटें हासिल की थी। और अगर छेड़छाड़ी न की जाती तो पंजाब में उनकी हुकूमत यकीनी थी। उसके बावजूद ही हुकूमत बनाई गई पीटीआई की और चली, कई साल चली, फिर वो अपनी गलतियों से ख़त्म हुई है। क्या हुआ ये मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये होता है कि हमारे मुल्क की जो ग्राउंड रियलिटी है अच्छी नहीं है, अच्छी है बुरी नहीं है, उसके तहत जो भी सूरत पैदा होगी वो काफ़ी हद तक दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल। सर, सूरत हाल के अलावा भी जो भी फैसले किए जाएंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो एट द एंड इवेंचुअली आपको, हमें या हमारी जो आवाम है उसको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। इंटरनेशनल तो एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है ना जिसको हम डैमेज कर सकते हैं या क्या कुछ हो सकता है। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पर, एंड एक्सपर्ट आ रहे थे कि क्या कुछ हो सकता है और कितना विजन की ज़रूरत है हमें अगर पाकिस्तान को हमने आगे लेकर जाना। अच्छा, पाकिस्तानी सियासत की तो हमने बात कर ली है और रोज़ाना ही इस पर बात करते हैं, कुछ पाकिस्तानी अवाम की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में महंगाई इतनी हो चुकी है कि अब पहले आपको याद है कि अभी भी आम प्रैक्टिस यही है कि मर्द एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं ना, लेकिन अब मुआशी हालात इतने तंग आ चुके हैं कि आज़ाद कश्मीर में मर्दों की बजाय अब ख़वातीन भी सड़कों पर आ गई हैं और महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। अब देखें कि मुजफ्फराबाद ये वहाँ पर इतना बड़ा ख़वातीन की जानिब से एहतजाजी मार्च किया गया है कि पूरे कश्मीर की ख़वातीन अपनी सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर महंगाई के खिलाफ निकली हैं। हम ये फुटेज में आप देखिए। अच्छा, ये वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मर्दों से ज़्यादा ना जो महंगाई है वो महसूस करती हैं ख़वातीन। एक तो उन्होंने घर का पूरा सर्कल चलाना होता है, उन्होंने डिज़ाइन करना एग्जैक्टली, और फिर उसके बाद महंगाई ज़्यादा होने की वजह से मर्दों के मूड स्विंग्स भी उन्होंने बर्दाश्त करने हैं। गुस्सा, चिड़चिड़ापन जो उनमें आ जाता है वो भी उन्होंने बर्दाश्त करना है, बातें भी उन्होंने बर्दाश्त करनी है। तो वो बेचारी तंग आकर क्या करे, तो फिर अच्छा है बाहर निकली हैं, क्योंकि महंगाई से तंग है। बिजली के बिल जो इतने हज़ारों बिल आ जाते हैं उससे तंग आकर वो इस तरह से बाहर निकली हैं। और फिर उसके बाद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के अंदर ये हुआ है जिसको कहा जाता है कि वहाँ की ख़वातीन को अलाउ नहीं है। कश्मीर में ख़वातीन इस तरह बाहर निकलती नहीं है, एब्सोल्युटली। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में एहतजाजन ख़वातीन का घरों से बाहर होना ये बड़ा एक बेबस होके ना, बेबस आखिरी ऑप्शन यही होती है कि आप एहतजाज करते हैं,
क्या करेंगे, सड़कें तो वो ब्लॉक करने से रही, हाथों उठाने से रहे। तो ये बेचारी खवातीन जो कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एहतजाज कर रही हैं, बैनर्स उठाए हुए हैं उन्होंने, इनको भी तो रिलीफ चाहिए है ना। और आवाम को रिलीफ के लिए तो फिर किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़कर मुआशी और इकोनॉमी की बेहतरी के लिए इस्लाहात करनी होगी। जब तक हम अपना चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं करेंगे ना, तमाम सियासी सियासत अपनी जगह, बिल्कुल अपनी जगह, हर किसी ने हर पार्टी ने अपनी सियासत करनी है। एहतजाज से एक ये तासुर भी आता है कि ये सियासी जमातों से मायूस हो चुकी हैं। हाँ। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस एहतजाज को लीड नहीं कर रही है। ये वही खवातीन हैं जिनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, लेकिन अपने मुतालिबात के हक के लिए ये बाहर निकली हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये सोचना होगा कि अगर आप आवाम के रियल इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर लोग खुद तो बाहर निकलेंगे बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी को करेंगे। और फिर कानून को भी हाथ में लिया जाएगा और फिर जो बैरियर्स हैं, जो रेड लाइन है, उसको भी क्रॉस। वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस वक्त जो सबसे इंटरनेशनल आलमी सतह पर जो पूरी दुनिया के लिए तवज्जो और तशवीश का बाइस बना हुआ है वो है फ़लस्तीन और इजराइली इशू। हमास ने जिस तरीके से गुज़िश्ता हफ्ते रॉकेट्स दागे और इसराइल को नाको चने चबवाए, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि खुदा न खास्ता दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती है। जंग किसी भी हालत में हो, जंग ही होती है। और जंग जब आती है तो ये अपने साथ तबाही लेकर आती है, अपने साथ बर्बादी लेकर आती है। और इस जंग में सिर्फ ये फौजियों की हद तक तो लड़ाई नहीं होती, दो अफवाज की नहीं, इसमें आम लोग जो सिविलियंस हैं वो बड़ी तादाद में लुक़मा अजल बनते हैं। गजा की पट्टी के दुनिया का सबसे ज़्यादा गुंजान तरीन इलाका है कि एक छोटी सी पट्टी में 2.2 मिलियन की पॉपुलेशन वहाँ पर मौजूद है। उसके बाद वहाँ पर जो 78% लोग हैं उनको पीने का साफ़ पानी मुयसर नहीं है। 68% लोग ऐसे हैं जहाँ पर एजुकेशन नहीं है और उनको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं। जब से ये जंग छिड़ी है, इसराइल की जानिब से उनका पावर, उनकी बिजली, उनका खाना पीना, उनका मेडिकल, सब कुछ बंद कर दिया गया। मुझे अब बड़ी हैरत हो रही है, ये सारी दुनिया, यूनाइटेड नेशंस अब बड़े सबके ज़मीर जागे हैं जब फ़लस्तीन ने इसराइल पे हमला किया ने बड़ा और वो जो 5 दहाइयों से ज़्यादा फ़लस्तीनी बेचारे जिनको उनके आम इंसानी हकूक तो क्या, जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। मस्जिद अल-अक्सा, मुसलमानों को इबादत वहां पर करने नहीं दी जाती है। फ़लस्तीन को, इस पैलेस्टाइन को दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहा जाता है। अब जब फ़लस्तीनियों ने, जब उन्होंने रेजिस्टेंस के तौर पे, और दुनिया में जितनी भी इंडिजिनस मूवमेंट होती हैं, मुज़ाहमती तहरीकें होती हैं, तो उनको हीरोज़ कहा जाता है। जिस तरह भगत सिंह थे, वो हीरोज़ होते हैं, वो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं। अब जब उन्होंने रिटेलिएट किया है, उन्होंने जब निहत्ते अपने महदूद वसाइल के साथ इसराइल पर हमला किया है, अब अमेरिका को भी बहुत मरोड़ उठ रहे हैं, पूरी दुनिया जो है इस पर शोर गुगा कर रही है। थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी आपकी बात से। आप ये देखें कि फ़लस्तीन के अंदर जो हमास है वो एक ग्रुप है। अब उसको जो वेस्ट मीडिया है वो टेररिस्ट ग्रुप कह रहा है और उस पर पाबंदियां भी लगी गई हैं, लेकिन फ़लस्तीन वाले उसको एक हीरोइक ग्रुप कह रहे हैं कि उन्होंने एक हीरोइक मूव किया है हमारे लिए, वो आज़ादी हासिल करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ना तो फ़लस्तीन की गवर्नेंस, ना तो फ़लस्तीन के सिविलियन इसमें इन्वॉल्व है और ना ही जो आर्मी है वो इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ से कोई ग्रुप नहीं है, पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, पूरी रियासत, पूरी आर्मी इन्वॉल्व है जो कि टारगेट कर रही है सिविलियन को। की पुष्टपनाही भी एब्सोल्युटली। आप ये देखिए कि दोनों जानिब कितना मिसबैलेंस है और उसको एक ही जगह पर सरफेस में कि फ़लस्तीन की जानिब से हमला किया गया है, फ़लस्तीन की जानिब से हमला नहीं किया गया है। इस बात को दुरुस्त करने की जरूरत है कि वो बेचारे तो निहत्ते हैं, उनके पास तो खाने को कुछ नहीं है, उनके पास तो पहनने को कुछ नहीं है, उनकी तो बिजली तक बंद कर दी गई है। वो जाकर स्कूलों में पनाह ले रहे हैं। गजा की जो पट्टी पर जो एयर स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से, वो खाली कर दिया गया है। सेकुलर लॉबी, वो सारे वेस्टर्न मीडिया के लोग जो एक जानवर को हल्की सी तकलीफ आ जाए ना, उसको कांटा चुभ जाए, तो सारों के ज़मीर जो है ना जाग जाते हैं, दर्द जाग जाते हैं और इंसानियत की बातें जाग जाती हैं। यहाँ पर गज़ा के अंदर जिस तरीके से ख़वातीन को, और बाकायदा इजरायली रियासत कह रही है कि हम गज़ा को निशाने इबरत बनाएंगे, तो वहाँ पर सब खामोश हैं। ये जो दोहरा एक डुअल फेस है ना वेस्ट का, इसको बहुत बुरी तरीके से बेनकाब हो रहा है। बट फिर भी जंग हल नहीं है, इसको
यूनाइटेड नेशंस को, जितनी भी आलमी ताकतें हैं, उनको बैठना होगा और एक मेज पर लाना होगा। जो बाइडन ने जो स्पीच की है और जिस तरह से बताया है, उन्होंने बड़ा एग्रेसिव उन्होंने कहा कि ये इसका बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और ये इजराइल तो फिर बड़ा तहम्मुल से काम ले रहा है, इसका बड़ा एग्रेसिव तरीके से। बाय द वे जो बाइडन ने मुंह तोड़ जवाब अफगानिस्तान के अंदर जो हुआ है, वहां पे तो आप मुंह तोड़ जवाब दे नहीं सके, वहां पे शिकस्त खा के निकले हैं। फलस्तीनियों को क्या मुंह तोड़ जवाब देना है? और वो तो 5 दहाइयों से जुल्म सितम सह रहे हैं, उनके लिए नई बात नहीं है। इजराइल को अब अपनी बका का मसला पड़ा हुआ है। खैर जंग फिर वही बात तमाम है कि मुसलमान ममालिक को फ़लस्तीन का इस वक्त साथ देना होगा। खाली फ़लस्तीन वालियों का बैतुल मक़दस नहीं है, तमाम मुसलमानों के लिए वो बड़ी मुक़द्दस जगह है और जिसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ख़ुद मुक़द्दस ज़मीन करार दे दिया है और कहा है कि इसके आसपास रहने वाले ज़मीन जो है वो मुक़द्दस है और ये बड़ा एक पाक टुकड़ा है। इसमें तो फिर सिर्फ उसकी हिफाजत करना सिर्फ ये फ़लस्तीनियों का नहीं बल्कि पूरे जो मुसलमान टेबल टॉक की तरफ जाएँ, वॉर की तरफ जाने को कोई नहीं कह रहा, लेकिन टेबल टॉक में भी इस तरह से कोई फैसला किया जाए, नेगोशिएशन में ऐसा हो जो दोनों फरीकैन के लिए काबिल कबूल हो। एब्सोल्युटली। अच्छा, फलस्तीन की और इजराइल की तो हमने बात कर ली है। आपको पता है कि आज बच्चियों का, लड़कियों का आलमी दिन है, तो आलमी दिन के हवाले से हम आज आपको एक ऐसी ही बाहिम्मत लड़की से मुलाकात करवा रहे हैं कि जो अपनी कम उम्री के साथ, तालीम के साथ साथ अपने रोज़गार में भी पहली पाकिस्तान की हम पिज़्ज़ा डिलीवरी गर्ल कहेंगे, जिसने अपने आप को मनवाया है और ये साबित किया है कि अगर ख़वातीन, अगर लड़कियाँ कोई मेहनत मजदूरी करती हैं, बाइज्जत तरीके से रोज़गार कमाना चाहती हैं, तो उनकी राह में रुकावट कोई नहीं है। बेशुमार लड़कियों के लिए वो मिसाल है। एग्जैक्टली। आप ये देखिए, मुझे रोड पर अभी मुझे इतनी ख़वातीन बाइक राइड करते नज़र आती हैं, पीछे अपनी मामा को बिठाया होता है या कोई बहन होती है पीछे और कभी कोई सब्जी लेकर आ रही होती है, या वैसे ही आप देखें, मैं आपको गुंजानाबाद इलाकों का बता रही हूँ, तो जो मॉडर्न एरियाज है, जो पोश एरियाज है, वहाँ पर तो ये सब कुछ है, लेकिन अब बड़ा कॉमन हो चुका है। अच्छा चेंज है, इतना अच्छा चेंज लगता है। मैं तो कहती हूँ कोई अच्छी स्कूटीज इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए गवर्नमेंट को भी, कि वो अगर खुद किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, जब आपको कहीं काम है, किसी कोई मसले में पड़ गई हैं, तो आप वो अपनी जो लेडीज़ बाइक है वो निकाल लें और जहाँ मर्जी जाएँ। तो ये बड़ा एक अच्छा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे तो बड़ा पॉजिटिव सा एक गेस्चर लगता है और बड़ा मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करती हूँ कि इसी तरह आना चाहिए, बजाय कि आप किसी का मुंह देखें, कोई आएगा फिर हमें लेकर जाएगा, खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाता है, तो बाइक राइड करके आप किसी पर भी डिपेंडेंट हुए बगैर आप लेकर जाएं। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, बगैर किसी तमहीद तो खैर हमने बहुत बांध दी है। आयशा से मिलवाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू, जितनी लड़कियों के लिए आप एक मिसाल हैं। कैसा, अपना ज़रा जर्नी शेयर कीजिएगा, कैसे आपने इस फील्ड में आने का सोचा और कैसा फीडबैक कैसा आता है आपको सोसाइटी की तरफ से? स्टार्ट में जब मैंने ये स्टार्ट की थी, बाइक बेसिकली मैंने जॉब के लिए नहीं सीखी थी, वो तो मैंने अपने आने जाने के लिए और मम्मा को कहीं लेके जाने के लिए सीखी थी। तो जब मैंने ये सीख ली थी, फिर मैंने जहाँ पे मैं एज अ कैशियर काम करती थी, मैंने देखा कि लड़के फूड डिलीवरी का काम करते हैं, उनका सैलरी पैकेज भी अच्छा बनता है और टाइमिंग भी कम होती है। तो मैंने फिर फूड डिलीवरी राइडर के लिए अप्लाई कर दिया उसी रेस्टोरेंट में, और फिर 1 माह के बाद मुझे अप्रूवल मिल गया। उन्होंने कहा कि आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। तो पहले 2-3 ऑर्डर्स में मुझे मसला हुआ था। एरिया मैं पहले देखती रही हूँ, मुझे पता था कंजस्टेड एरिया में मैं नहीं जाती, लेकिन मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत करते हैं। 30% लोग होंगे जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, वो भी करते थे, अब तो नहीं करते। अच्छा, मेरा ख्याल है सोसाइटी में ना अब जरा एक्सेप्टेंस आई है, लोग इस चीज़ को इनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। स्टार्ट में मुझे लगता था कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी या लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो मुझे अब टैकल भी नहीं करना आता था लोगों को कि ये क्या कहेंगे, कैसा होगा। तो फिर मैंने जब इसको देख लिया, फिर मैंने देखा कि मेरी अर्निंग अच्छी हो रही है, मेरे घर के हालात बेहतर हो रहे हैं। फिर मैंने वहाँ पे पार्ट टाइम करके एक और रेस्टोरेंट में सेकंड टाइम जॉब स्टार्ट की, वो भी एज अ राइडर। ओके। तो मैं क्रिटिसिज्म फॉर व्हाट? आप अपना हक हलाल की कमाई कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो वैसे ही सबका हक है। क्रिटिसिज्म फॉर व्हाट? क्रिटिसाइज मुझे समझ नहीं आती, क्रिटिसाइज किस लिए करना है? आप बस कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी फैमिली में भी, आपकी सोसाइटी में भी, जो खुद तो कुछ कर नहीं सकते ना, तो वो फिर दूसरों पे इसी तरह क्रिटिसाइज करते हैं। तो घर में कैसा रिस्पांस था मामा की तरफ से? बाकी सब मम्मा की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस था, बाबा की तरफ से थोड़ा सा नेगेटिव था, लेकिन जब मेरी मम्मा का इलाज बेहतर तरीके से होने लग गया, मैं सारी चीज़ों को सही से मैनेज करने लगी। तो पहले मेरी सैलरी 20,000 थी, फिर मेरी जो पहली सैलरी थी एज अ फीमेल राइडर 6 घंटे ड्यूटी के बाद, वो मेरी पहली सैलरी
7,000 आई थी समथिंग। वाओ नाइस। और पहले मैं 9 घंटे ड्यूटी करती थी और मेरी 20,000 सैलरी थी और पहली सैलरी मेरी 20,000 समथिंग आई थी। तो फिर मेरी मम्मी, तो मेरी मम्मा बहुत खुश हुई थी कि हाँ। उसके बाद फिर मैंने जब सेकंड जगह स्टार्ट की तो फिर मेरी पहली सैलरी थी दोनों साइड से 50,000 थी। अरे वाओ दैट इज नाइस। तो फिर देखे ना, अपग्रेडेशन तो मिली ना। एंड प्लस जब आप जाते हैं तो अक्सर लोग खुश होकर टिप भी ज्यादा दे देते हैं। और अब तो बाबा भी आपके बड़े खुश होते होंगे माशाल्लाह, जिस तरीके से आप काम कर रही हैं। जी, और बाबा को भी बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं। आपकी बेटी है, अब मेरे बाबा को पता चल गया कि वाकई ये अच्छा काम कर रही थी। तो मेरी मम्मा तो मुझे शुरू से सपोर्ट कर रही हैं, उनकी सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। बेसिकली मेरी मम्मा जो है, जो पैरालाइज्ड हैं, वो उनके बाजू का और टांग का मसला था। तब मैं फिजियोथेरेपी भी और वैसे भी उनका चेकअप अच्छे से नहीं करवा पाती थी क्योंकि बजट इजाज़त नहीं देता था। लेकिन अब मैं बहुत 2 जगह मैंने स्टार्ट की है। 13-14 घंटे की ड्यूटी करती हूँ मैं, फीमेल राइडर ही करती हूँ। रिस्पॉन्स भी अच्छा है और लोगों को टैकल करना भी। लाहौर के अंदर तो सारे रास्ते अब आपको पता होंगे कहाँ से जाना है। तो बाबा और भाई आपसे पूछते होंगे कि भाई आप किस तरफ से जाएं, हम कहाँ से निकले, कहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। तो मैं इवन अपने बाबा को भी, एक दिन मेरे बाबा की तबीयत खराब थी तो उनको नहीं, मैं ले जाती हूँ। अच्छा, उनको भी ले जाती हूँ? बिठा के ले जाती हूँ, उनकी तबीयत खराब थी तो उनको भी ले जाती हूँ मैं, मम्मा को भी ले जाती हूँ। तो अपने घर की ग्रोसरी वगैरह सारा कुछ मैं खुद देखती हूँ। How sweet। तो अपने घर को हम लोग बेसिकली, मैं बुरे वाला से बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ पे हमें 4 साल हो गए, हम यहाँ पे आए थे। तो मैं साथ साथ स्टडी भी कर रही हूँ। पहले मुझे स्टडी की फीस का भी मसला होता था, अब मेरा बैचलर कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट सेमेस्टर है। तो वो मैं प्राइवेट फीस देती हूँ, सारा कुछ खुद करती हूँ और साथ साथ मैं स्टडी भी करती हूँ। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होती है जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है, सोशल इंडिपेंडेंस होती है कि आप खुद अपने एक्सपेंसेस ना सिर्फ बेयर कर रही हैं, उनको मीट कर रही हैं, बल्कि फैमिली को भी आप साथ में हेल्प कर रही हैं। अब लोगों का रिस्पांस कैसा था? कोई यादगार वाकया शेयर कीजिएगा। कोई जब आप किसी की कोई डिलीवरी करने गई हो किसी के घर, तो वहाँ पे कोई यादगार वाकया, किस तरह लोगों का फीडबैक होता है, किसी ने बड़ा आपको अप्रिशिएट किया हो? परसों की बात है, तो उस फीमेल का मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर डिलीवर किया है। आई नेवर फॉरगेट दैट मोमेंट। उन्होंने मुझे कहा कि मम्मा, उसकी बेटी ने कहा फीमेल राइडर आई हैं हमारे। वो छत से सारी फैमिली मुझे ऊपर देख रही थी। हाँ, मैं हेजिटेट हो गई। तो ना मैंने कहा जी आपका ऑर्डर है? तो उन्होंने कहा हाँ हमारे यहाँ। बाद में फिर उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने अपनी मेड के हाथ पहले मुझे एक गिलास में पानी भेजा, फिर उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया कि आप हमारे साथ खाना खाएं। तो मैंने कहा नहीं मैम, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द अप्रिसिएशन, मैं फिर कभी ज़रूर आऊँगी। कहती है आपने आना नहीं है, मैं आपका नंबर सेव कर रही हूँ, हमने खाने पर बुलाना है। वो कहती है कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, पाकिस्तान की ही हूँ, लेकिन मैं ना बहुत सालों बाद यहाँ पे आई हूँ और मैं ये ख्याल ही नहीं कर सकती थी कि फ़ीमेल ऐसा कर जाएंगी। और आप तो अभी एक होता ना कि मैरिड हो, एजड हो, बच्चे हों, वो तो पता होता है। तो आपको देख के तो मैं बहुत हैरान हुई हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने इतने अच्छे अल्फाज का चुनाव किया था कि मुझे लग रहा था कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हूँ। आपको बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। हम सोसाइटी में ना अक्सर नेगेटिव फैक्टर्स पर बात करते हैं, लेकिन अभी भी हमारी सोसाइटी में इस तरह के मस्बत लोग मौजूद हैं जो खुश होते हैं आपको ग्रो करता देख के, आपकी इंडिपेंडेंस को देख कर। आयशा, ये बताइएगा कि फ्यूचर गोल्स क्या हैं, मज़ीद क्या करने का इरादा है आपका? मज़ीद मैं अभी अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जब तक मैं चाहूँ, मतलब जब तक मेरे गोल्स कंप्लीट नहीं हो जाते, मैं उनको अचीव नहीं कर लेती, तब तक मैं स्टडी भी कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। आपको अवेयरनेस होती है आपके गोल्स के बारे में कि आप किस वे में जा रहे हैं, आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस लिहाज से दूसरा, मैं अपने मेरी मम्मा बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएं तो मेरी अम्मी कहती हैं कि मैं हज करूं, उम्रा करूं, उसके बाद फिर मैंने यूरोप मूव कर जाना है। अल्लाह करे अल्लाह आपकी वालदा को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सबकी माएँ पेरेंट्स को अल्लाह तंदुरुस्ती सेहत दे। ये बताइएगा आयशा कि अक्सर ऐसा होता है ना कि जो फीमेल राइडर्स होती हैं वो ड्राइविंग कई दफ़ा बड़ी उनको वो कंफ्यूज हो जाती हैं रोड पर, या अक्सर ऐसा हुआ है कभी इशारा आपने उसकी सिग्नल की वॉयलेशन की हो तो चालान आपका हुआ हो ट्रैफिक वार्डन से, कोई इस तरह का वाकया राइडिंग के दौरान पेश आया हो आपके साथ? मैं तब तक तो मेन रोड पे बाइक ड्राइव नहीं मैंने की जब तक मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं हो गई थी, और मैंने डिलीवरी के लिए तब अप्लाई किया था जब मेरा लाइसेंस बन गया था। तो मैं अच्छा, तो ये राइडिंग सीखी आपने किससे, ये तो बताएं ना जरा। ये मैंने किसी से नहीं सीखी, हाँ खुद से सीखी है। ये मैंने जब मैं ना इन ड्राइव करवाना मम्मा को कही, एक मरतबा मेरी मम्मा की इतनी तबीयत ख़राब थी, मैं रोने लग गई थी, इन ड्राइव करवाई, कोई मसला, या फिर सम टाइम हम तब अपने वैसे ही होश हवास में नहीं होते जब आपको कोई टेंशन हो,
तो फिर मैंने सोचा कि मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब होती है या हमें कोई इमरजेंसी होती है तो मैं इन ड्राइव का वेट करूं या फिर मैं बाहर से। भाई वगैरह हैं आपके? तो छोटा भाई है मेरा ठीक है। और हम लोग 8 बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, तो आपने कहा कि मैं इस तरह ये करूं ताकि पेरेंट्स को भी किसी किस्म की कमी फील ना हो और अब मामा को आप खुद ले जाएं। जी बिल्कुल, मेरे भाई हैं वो सेपरेट है, मैरिड है, तो एक ही है वो बड़े वाला, और छोटा है भाई मेरा, वो भी अभी गांव से आया है क्योंकि हम लोग यहाँ पे मम्मा के इलाज के लिए और स्टडी के लिए आए हुए थे। तो पहले गुलाब देवी में मेरी मम्मी का इलाज होता रहा, तो उसके बाद मैंने इसलिए सीखी थी। मैं सुबह सुबह ना जब रोड पे, मेरे पास बाइक भी नहीं थी और अब मैंने अपनी सैलरी से अपनी न्यू बाइक ले ली है। अरे वाह, चलें जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एंड सी हाउ ओपन अप शी इज अबाउट ऑल दैट स्टफ। बड़ा ऑल द बेस्ट फॉर यू, ऑल द पावर टू यू। और आप ट्रस्ट मी, बहुत सी लड़कियों के लिए रोल मॉडल हैं वो तमाम लड़कियां जिनको इनकरेज नहीं किया जाता, घर के अंदर से ही कहा जाता है कि नहीं हमारी इज्जत पर बात आएगी, हम ये नहीं। तो शी इज़ एन एग्जाम्पल, आपके सामने है और अपने घर को भी कर रही है, अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर कर रही है, अपनी स्टडी को भी देख रही है। एंड शी इज़ अ रोल मॉडल। हम जो बाकी सेलिब्रिटीज़ को बात करते हैं, आई थिंक आज के दिन पर सबसे बड़ी सेलिब्रिटी तो ऐसी लड़कियां हैं। तो ये एज अ सेलिब्रिटी, एज अ नेशन हीरो हमें इन्हें आगे लेकर चलना चाहिए है। और आई थिंक हुकूमत को भी इस मामले में अपना जो है वो किरदार अदा करना चाहिए ऐसी तमाम लड़कियों के लिए। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जिस इशू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है केयर टेकर सेटअप। केयर टेकर सेटअप जो कि है तो बड़े थोड़े अरसे के लिए, लेकिन इसमें रिप्रेजेंटेशन होती है उन तमाम लोगों की जो कि गैर सियासी होते हैं, जिनका कोई एजेंडा नहीं होता है। अब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि पाकिस्तान से बाहर रहती है, जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें देखिए कि जो मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं ताहिर जावेद साहब, उनको जी बना दिया है, ओवरसीज़ मिनिस्ट्री उनको दे दी गई है। ये वही जनाब हैं जो कि पहले चेयरमैन पीटीआई के साथ थे और पीटीआई के लिए फंडिंग इकट्ठे करते रहे हैं। अच्छा, अमेरिका के अंदर ये एक मारूफ बिजनेसमैन है, कुछ मेडिकल कंपनीज जो है वो इनके साथ है। इंश्योरेंस फ्रॉड, हेल्थ केयर का सेटअप अच्छा है। फिर इसका आपको याद होगा कि जब चेयरमैन पीटीआई अमेरिका गए थे, जी, तो अमेरिकन सेनेटर्स को चेयरमैन पीटीआई से मिलवाने वाले, उनको इकट्ठा करने वाले तो ये ताहिर जावेद साहब ही थे। और ये उनके लिए फंडिंग करते रहे हैं, बड़ा एक वोकल पर्सन बनते रहे हैं। और उसके बाद अब जाकर ये जनाब जो हैं वो केयर टेकर सेटअप में आ गए हैं, जिसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना वो इंतहाई नाखुश हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका के अंदर ऑलरेडी इन पर केसेस चल रहे हैं, इंश्योरेंस फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंटी में इनके खिलाफ केसेस पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी रिप्रेजेंटेशन के लिए एक ऐसे शख्स को ले आए हैं, वो भी केयर टेकर सेटअप में, कि जहाँ पर आपको वो लोग चाहिए हैं जो कि किसी भी सियासी जमात से उनका ताल्लुक ना हो। तो फिर ऐसे लोगों की रिप्रेजेंटेशन, तो ये तो फिर हमारे जो बैरून मुल्क रहने वाले हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती है कि उनके साथ ये बड़ी ज्यादती की जा रही है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर कोई भी ओहदा ऐसा दिया जाता है केयर टेकर सेटअप में, तो बड़ा वो गैर सियासी सा होता है। और ओवरसीज़ के हवाले से तो ये वैसे ही बहुत सेंसिटिव मिनिस्ट्री होती है, डेजिग्नेट है। तो अब इनकी इस तकर्री के बाद एतराज़ भी उठाए जा रहे हैं, वहाँ के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो इस पे बड़े नाखुश से हमें दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इससे ताल्लुकात ख़राब तो हो सकते हैं, ठीक नहीं होंगे। इसको हम पॉलिटिकल ओपिनियन भी कह सकते हैं, बट फिर भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का इस तरह इजहार एतराज़ और इजहार नाराज़गी जो है ये इसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। और आप ये देखें, ये जुल्फ़ी बुखारी के साथ इनकी तस्वीर हैं और बाकी तमाम जो उनके फाइनेंसर्स हैं उनके साथ इनकी तस्वीर है। और फिर आप तहरीके इंसाफ को ये रिप्रेजेंट करते रहे हैं अमेरिका के अंदर, मतलब। और फिर आप केयर टेकर सेटअप में आप ये देखिए कि फिर पैसा और आपकी पावर और आपके रिसोर्सेज फिर कहीं पर भी चल सकते हैं। आपने कोई 2-4 फ़ोन घुमाए, इन्फ्लुएंस में लेकर आए और फिर आप केयर टेकर सेटअप का हिस्सा भी बन गए। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर भी जब एक मुल्क को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे किसी दूसरे मुल्क के अंदर, तो इनकी जो भी बातें होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, वो प्रेजेंटेशन में तो यही आएगा ना कि पाकिस्तान की तरफ से ये सब कुछ कहा जा रहा है और ये पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं। तो फिर ये तो आपने खुद जो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको नाराज़ करने के लिए उनको ये इस ओहदे पर फाइज कर दिया। तो गैर मुतनाज़ शख्स भी इसकी जगह हो सकता था। नाज़रीन, हमारा वक्त ख़त्म हुआ जाता है, हमें इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।